हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ फिज़िक्स का वन शॉट वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हमने 3 चैप्टर आपको अब तक करा चुके हैं, ठीक है। अब ये चौथा चैप्टर है हमारा फिज़िक्स का, फिज़िक्स 12th क्लास, चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। ये हमारा चौथा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मेरा नाम शहजाद, आप तो मुझे जानते ही हो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो हमें पहले ये जानना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हमें सबसे पहले चुंबकत्व का नाम आया है, चुंबक के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चुंबक है क्या, ये तो आप पढ़ ही चुके हो आवेश के बारे में अब तक 3 चैप्टरों में। अब यहाँ पे बस गतिमान आवेश आ जाएगा, सही है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। जब आवेश गतिमान होता है तो हमें क्या देता है, वो चुंबकत्व देता है, ठीक है। चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश मतलब करंट, ठीक है, उससे क्या मिलता है हमें, चुंबक। तो देखते हैं, पहला टॉपिक है इसका हमारा चुंबक। चुंबक है क्या, मैग्नेट। वैसे तो सभी जानते हो चुंबक क्या है, मैग्नेट क्या है, ठीक है। क्या है चुंबक, ये इस्पात, लोहा, मतलब इस्पात, कोबाल्ट या निकल निकल का वह टुकड़ा जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। यह है चुंबक। कोई तुमसे पूछे चुंबक क्या है, बता दोगे, ठीक है। इस्पात, कोबाल्ट या निकल का वह टुकड़ा जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। बात खत्म हो, ठीक है। ये चुंबक जो होती है ना दुनिया के अंदर, 2 तरह से पाई जाती है। जो एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में वो आती है जो कुदरती है, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े चुंबक के तुमने सुना होगा, पहाड़ हमारे इंडिया में भी है। जम्मू कश्मीर का एक जिला है लद्दाख, लद्दाख में पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे चुंबक के, ठीक है। तो हो गया प्राकृतिक चुंबक। लेकिन इनका कोई यूज नहीं हो पाया, क्योंकि इन्हें जैसे काट के पिघलाया गया रूप आकार में बदलने के लिए, तो पता चला इनका जो चुंबक का था, चिपकाने की जो पावर थी, वो और खत्म हो गई, कम हो गई। और वैसे भी इसमें चुंबक का जो पाया जाता है ना, चुंबक का मतलब क्या होता है, चिपकाने की शक्ति, लोहे को चिपकाने की शक्ति एकदम से वो बहुत कम होती है, तो इसलिए इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज तक तुमने जितनी भी चुंबक देखी होंगी, ज़्यादातर अगर तुम वहाँ ना गए हो लद्दाख या और भी खाड़ी देशों में है, ठीक है, तो अगर तुम वहाँ ना गए हो तो आज तक अपनी लाइफ में जो तुमने चुंबक देखी होगी वो सब क्या है, कृत्रिम चुंबक। और ये कैसे बनाई जाती है, इस्पात, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, उनसे बनाई जाती है। वह टुकड़ा जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। बताओ बात समझ में आ गई। चुंबक कितने टाइप की हो गई, प्राकृतिक और कृत्रिम। कैसे गोल बना लो, चौखुटी बना लो, तरह तरह की देखी होगी तुमने, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती है, कृत्रिम चुंबक। उसके बाद हाथों हाथ ये भी सुन लो भी, दूसरा पॉइंट, चुंबक के गुण क्या है, चुंबक के गुण। तभी समझ में आ गया चैप्टर कंप्लीटली, ठीक है, जब तुम्हें चुंबक की पूरी नॉलेज हो जाएगी। चुंबक क्या है, सुनो भाई, चुंबक के गुण। नंबर 1, सबसे पहले ये इसका एक गुण आता है, ठीक है, ये तो यही हो गया, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व। पहला नोट करते रहना, वैसे मैं बोल भी रहा हूं, क्या कहा मैंने, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर। दूसरा, ठीक है, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, जैसे मान लो ये मेरे हाथ में मैग्नेट है, ऐसा मैंने धागे से बीच में से बांध के लटका दिया, तो इसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ इसमें रुकता है हमेशा, ठीक है। ऐसा क्यों है, वैसे इस पर बहुत अभी तक बहस चल रही है साइंटिस्टों में। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी में चुंबक है, और कुछ कहते हैं नहीं है। जो ये कहते हैं चुंबक है, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया कि देखो भाई, जब हम इसे लटका के छोड़ेंगे तो इसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ रुकेगा। इसका क्या रीजन है, इसका मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर जो गर्भ है पृथ्वी का, उसके अंदर क्या पाई जाती है, चुंबक पाई जाती है। बात समझ में आ गई। तो चुंबक क्या है, क्या है इसका, स्वतंत्रता
पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बताओ बात समझ में आ गई नहीं? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक क्या होता है? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। उसके सिरे का नाम क्या डाल दिया? मान लो ये चुंबक है नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। बताइए यहां तक, एक का नाम नॉर्थ और एक सिरे का नाम साउथ, ठीक है। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। तीसरा आता है, अगर ये देखा गया, ये भी तुम्हें भी ये भी पता होगा कि अगर मैं दो चुंबक एक साथ ले लूं, वैसे ये N है, ये S है, ये N है, ये S है, आप बताओ क्या होगा? तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण, ठीक है। और अगर मैं दो चुंबक ऐसे करके ले लूं N S S N, अब क्या हो गया होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है। तीसरा वर्ड ये है इसका, क्या कहोगे? क्या कहोगे? इसे बोलते हैं विजातीय। देखो एक ऐसे और ये N है, तो विजातीय ध्रुव बोलेंगे। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जो सिरे हैं ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं? विजातीय ध्रुव, विजातीय मतलब अलग अलग जाति के, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे SS ले लो, चाहे NN ले लो, ऐसे कर लो, चाहे N, और ये भी क्या है? N। ये सजातीय तो होगा। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। कितने गुण होगा इसके? 3। चौथा क्या है? चौथा भी देख लो यहीं, ठीक है। अगर एक बात बताओ, ये चुंबक है हमारे पास, इसका N है और ये क्या है? S, ठीक। अगर मैं इसे बीच में से ऐसे करके काट दूं, मैं कहूं यार मुझे नॉर्थ अलग दे दो और साउथ अलग दे दो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे जैसे तुम इसे काटते रहोगे तो इसके एक सिरे पर साउथ और एक सिरे पर नॉर्थ, फिर बीच में से काट दोगे तो इस वाले में एक सिरे पर नॉर्थ, एक सिरे पर साउथ, इसके एक सिरे पर साउथ, एक सिरे पर नॉर्थ। अगर तुम इतना छोटा सा टुकड़ा भी उठाओगे ना चुंबक का, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं? 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। बताओ बात समझ में आ रही है? चौथा ये है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेले चुंबक के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर जैसे मैं कहूँ कि बस ये अकेला है भाई N, तो ये समझ लो मैं गलत बोल रहा हूँ। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। या मैं कहूँ कि भाई S है, मेरे पास एक चुंबक है और इसमें सिर्फ S पोल है, ठीक है, दक्षिण दिशा दी है बस, ठीक है। तो क्या कहोगे तुम कि यह संभव ही ना है। इसमें भी क्या होंगे? 2 सिरे हो जाएंगे, एक N और एक S। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 N और S। तो एक अकेले ध्रुव का, चुंबक के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बात समझ में आ गई? चौथा क्या समझ अब तक तुमने? फिर दोबारा बता दो। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम। चुंबक के गुण क्या क्या हैं? तो हमने बता दिया। चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, जो चैप्टर का नाम भी था, देखो यही तो है चुंबकत्व। इसे इंग्लिश में मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर और दक्षिण पोल कहते हैं, उसे सिरे कहते हैं। 2 विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर हम चुंबक को काटे तो मतलब एक अकेले ध्रुव का, चुंबक के एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हें चुंबक के बारे में जानकारी मिल गई। अब तो चुंबक अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, जो तुमने देखा। आगे देखते हैं भाई आगे क्या हुआ। जब चुंबक के बारे में हम समझ गए तो चुंबकीय क्षेत्र अगला टॉपिक है हमारा। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अगला टॉपिक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी दिमाग में बिठा लो अभी से, क्योंकि आगे भी हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो, इसमें हम ऐसा करते हैं, चुंबक ले लो, ले ली, इसे बार मैग्नेट बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं दंड चुंबक, ठीक है, आयताकार इस टाइप से चुंबक ले ली। एक A4 पेपर, हम बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं ना, उसमें ऐसा करते हैं, एक A4 पेपर दे दिया। A4 पेपर तो जानते ही होंगे तुम, जैसे पे हम फोटोकॉपी करा के लाते हैं, जीरोक्स कॉपी कराते हैं, वो एक पेपर वो ले लिया बच्चे ने, उसे बिछा दिया बीच में, ठीक है, टेबल पर, और बीच में रख दिया चुंबक, और एक दे देते हैं उसे कंपास सुई इस टाइप से। ये भी पता होगा तुमने, देखो एक छोटी सी डिब्बी होती है, इसमें बस 4 चीजें होती हैं इस टाइप से,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस ये बनने होता है, और बीच में एक सुई होती है इस टाइप से ऐसे। अब मैं बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे, सही है। यहाँ पे रेड कलर कर दिया जाता है ऐसे, और ये फिट होती है। ये क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की ओर घूमती है, इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई, या कंपास भी बोलते हैं इसे, कंपास सुई, ठीक, कुछ भी कह लो, चुंबकीय सुई या कंपास सुई, ठीक है। तो बच्चों को जब 3 चीजें दे दी गई, एक A4 पेपर और एक मैग्नेट और एक कंपास सुई, तो वो क्या करता है, पेपर बिछाया, उसके ऊपर क्या रख दिया उसने, मैग्नेट, और इसे कंपास सुई उसके पास लाया, तो क्या करेगी, बार बार घूमेगी, किधर से घूमती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। जैसे वो घूमेगी, वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रखी है घूमी, ऐसे टिक लगा दी पॉइंट, जिधर और उसका एरो बना, एरो जो आया जिस और आया उसे ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे घुमा दी, ऐसे फिर वो नीचे रखेगा ऐसे, फिर ये कंडीशन ऐसे है कि वो घूमना बंद हो जाएगी। अब वो यहाँ रखेगा डिब्बी तो वो घूमेगी ना, तो फिर वो क्या करेगा, बस इन्हें आपस में ऐसे करके मिला देगा, ऐसे ये मिला दिया, इन्हें भी आपस में, इन पॉइंटों को आपस में, इन बिंदुओं को आपस में मिला देगा, ठीक है। ये बच्चा प्रैक्टिकल करता है 12th क्लास में, है ना। वैसा अब नहीं है इस टाइम प्रैक्टिकल, ये मैग्नेट का निकल गया था फिलहाल, ठीक है, मैग्नेट के प्रैक्टिकल नहीं है अभी, लेकिन हम कराते थे जब पहले, तो ऐसे करवाते थे, लो भाई मिलेगी। तो ये जो बल रेखाएं हैं किधर से किधर की ओर जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ये एरो बना दिया जाता था, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर, सही करके बना लेना। लो भाई प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल भी हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी याद हो गई इस समय। कैसे, सुनो, तीसरा पॉइंट है ना ये, सुनो क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जब रख रहे थे तो मैग्नेटिक सुई जो थी, चुंबकीय सुई जो थी, वो क्या कर रही थी, घूम रही थी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर रखी डिब्बी, अब घूमना बंद हो गया, जिधर को भी था उसका मुंह ऐसे ही रहा है, और घूम ही ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये जो चुंबक रखी थी इसके चारों ओर क्या पाया गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसके इतने एरिया में क्या पाया गया, चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो क्यों घूमती, लेकिन ये इतनी दूर तक कवर कर रहा था, तो इससे हमने परिभाषा बना दी। क्या परिभाषा बनाई, ध्यान से सुनना, तुम्हें भी याद हो जाएगी अभी। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बताओ बात समझ में आ गई। अगर ऐसे भी कह दोगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई घूमती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बताओ, लिख लोगे। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये याद रखो, वैद्युत क्षेत्र को कहां से लिखा था हमने पिछले चैप्टरों में, ई से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ई। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, बी से, ठीक है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। इसका मात्रक और सुन लो, बी का मात्रक क्या है, इसका मात्रक, ठीक है, इसका 4 मात्रक लिखवाऊंगा मैं, ठीक है, 4 में 3 सेम है बिल्कुल। इसका मात्रक टेस्ला होता है, अथवा टेस्ला पढ़ लो, अथवा क्या पढ़ लो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर पढ़ो, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पढ़ो। ये इसका मात्रक होता है। बताओ बात समझ में आ गई। क्या कहा हमने, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला, ठीक है, ये सबसे बच्चे जो हैं, बच्चे इसे बहुत ध्यान से याद रख लेते हैं कि छोटा सा है टेस्ला, ठीक है। वैसे ये भी याद हो जाएगा तुम्हें, ये भी क्यों, अभी हम इसी चैप्टर में ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें हम ये प्रूफ करेंगे F बराबर आई बी एल, ठीक है। तो देखो बी को इधर रहने तो आई और एल को कहां ले जाओ, बटे में, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, आई एल इक्वल टू बी। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आई का एम्पियर और एल का मीटर, तो न्यूटन मीटर, ये भी सही है। आगे हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे फाइव बी, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, फाइव बी, बी ए। तो इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का। जैसे तुमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था ना, उसका मात्रक अलग हो आया था, उसका मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये तो था। इसका मात्रक होता है वेबर, तो वेबर तो इसका हो गया, ए को इसके बटे में ले जाओ, 5b अपॉन ए इज इक्वल टू बी। ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक तो सेम है, मतलब ये दिल करे ये लिख दो, ये दिल करे ये लिख दो, ये दिल करे ये लिख दो। जब भी तुम बी की वैल्यू निकालो और बी के आगे इनमें से कुछ भी लिख दो, क्लियर। लेकिन एक इसका अन्य मात्रक और है, ठीक है, वो क्या है, गोस। क्या है वो, गोस। और एक गोस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला।
ठीक है। अगर कहीं पे गोस दिया है तो तुम क्या करोगे, 10 की घात -4 से मल्टीप्लाई करोगे और टेस्ला में बदलोगे, तब जाके सोल्व करोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या सीखा हमने, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के गुण क्या है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। उसके बाद आता है चुंबकीय बल रेखाएं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जैसे उनकी परिभाषा है ऐसी इनकी। एक बात बताओ, ये जो हमने बल रेखाएं खींची हैं, ये जो दिख रही है आपको खींची हुई, देखो यहाँ दोबारा बना देता हूँ, ये तो थी चुंबक, इससे हमने ऐसे कर करके खींची थी अभी, यही क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं। और इनकी दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो जैसे वहां परिभाषा लिखी थी वैद्युत क्षेत्र की, ऐसी यहाँ लिख दो। क्या कहा था, क्या कहेंगे इसमें हम, क्या कहेंगे, ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। फिर दोबारा सुनो, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, याद हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल। नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारा, चुंबकीय बल। तीसरा पॉइंट होगा, चौथा है चुंबकीय बल, या फिर इसे भी कह सकते हैं गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल। ये क्या हो रहा है, देखो सुनो, जब कोई आवेश है क्यों किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है विवेक से, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर होता है QVB। ठीक है, अगर वो एंगल बना रहा है, मान लो वो चुंबकीय क्षेत्र में विवेक से, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, विवेक से प्रवेश कर रहा है, लेकिन एंगल बनाता हुआ जा रहा है, तो क्या आ जाता है, QVB sin थीटा। क्या आता है, F बराबर QVB sin थीटा। और अगर एंगल नहीं दिया तो समझ लो कैसा है, वो परपेंडिकुलर जा रहा है, लंबवत है, क्योंकि एंगल नहीं दिया। तो sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB न्यूटन। याद रख लोगे, कोई तुमसे पूछे चुंबकीय बल क्या है तो बता दो F बराबर QVB। एंगल दिया होगा तो QVB sin थीटा, ना दिया होगा तो F बराबर QVB। ये है चुंबकीय बल। ठीक है, इसी के नीचे आता है लॉरेंज बल। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंज बल। लॉरेंज एक वैज्ञानिक थे, लॉरेंस भी कहते हैं इसे, लॉरेंस, कभी कभी सा बन के आ जाता है यहाँ पे, है ना, लॉरेंस बल। ठीक है, लॉरेंस बल क्या है, लॉरेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेश किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों हो, मतलब क्या हुआ, जब कोई आवेश किसी ऐसे जगह पर उपस्थित हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों होते हैं, तब उस पर जो बल लगता है उसे ही बोला गया है लॉरेंज बल। बाहर आ रही भी चुंबकीय बल ही है किस्म से, अगर वैद्युत क्षेत्र ना होगा तो चुंबकीय बल आ जाएगा। देखो अभी बता रहा हूं, मतलब जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी हो मतलब वैद्युत बल भी हो, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी हो मतलब चुंबकीय बल भी हो। ठीक है, ऐसे पढ़ लो इसे, बताओ सही है। तो उसे ही बोलेंगे हम लॉरेंज बल। ये जो F है ये क्या है, लॉरेंज बल। तो Fe किसके बराबर होगा, तुम कहोगे वैद्युत बल है, और वैद्युत बल बराबर क्या होता है, देखो हमने पढ़ाया था तुम्हें, E बराबर F/Q। ये तो पढ़ाया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसे कह दिया हमने B। ओके, तो यहां पर कोई कण इसके अंदर प्रवेश किया है इसने, तो पता क्या करेगा वो, जब परपेंडिकुलर प्रवेश करता है कोई भी कण, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ये याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है, तो वह वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। तो इसका अंदर जाते हुए कैसे घूमने लगा, ऐसे ऐसे वृत्ताकार पथ पर। तो जिस पे भी हम कोई से पॉइंट एक ये दिखा दो, एक ये दिखा दो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है ना, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v एक समान चाल से, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v ऐसे, तब हमें इसकी गति निकालनी है। ओके, तो अंदर की ओर एक बात बताओ, क्या लगेगा, सेंटर की ओर क्या लग रहा होगा, जब कोई चीज वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो केंद्र की ओर क्या लगता है, तो क्या लगता है, अभिकेंद्र बल। अगर तुमने ना पढ़ा हो, 11th का है वैसे ये टॉपिक, अभिकेंद्र बल। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ, आ जाएगा समझ में। क्या कह रहा मैंने अभी, अभिकेंद्र
बल, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब दुनिया के अंदर कोई भी चीज, जब पूरी दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पे घूमती है, ऐसा मान लो ऐसा, तो उसके सेंटर की ओर एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं हम, अभिकेंद्र बल कहते हैं। बात खत्म, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और ये जो बराबर होता है अभिकेंद्र बल, ये होता है mv² अपॉन r। r क्या है यहाँ पे, क्या त्रिज्या है, रेडियस है। जब ऐसा घूमेगा तो त्रिज्या बननी होगी, है ना, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या कहीं की भी ले लो, वो r है। m क्या है, उस कण का द्रव्यमान है। v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड से वो घूम रहा है। तो अभिकेंद्र बल समझ में आ गया, mv² अपॉन r ये होता है। इसकी खासियत ये होती है अभिकेंद्र बल की, ये किसी दूसरे बल से मिलता है, ये खुद नहीं बनता, किसी दूसरे बल से ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, हम 11th में ये पढ़ाते थे, जैसे घर्षण है। घर्षण मतलब जैसे हम साइकिल चला रहे हैं सड़क पे, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ठीक है, जो हम बाइक चला रहे हैं जब वो सीधी सीधी चल रही है, कोई परेशानी ना है, तो उसे क्या मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया है, घर्षण मिल गया है। कहाँ से, सड़क और टायर के बीच। लेकिन वही कार या बाइक ऐसा करके मुड़ने लगी, यू टर्न ले लिया उसने ऐसे करके, तो जैसी मुड़ी तो वृत्ताकार पथ आ गया। जब वृत्ताकार पथ आ गया तो तुम कहोगे सर वहां तो अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, हाँ करेगा। तो वो कहां से लेगा, तो मैं कहूंगा घर्षण बल से ले लेगा। किससे ले लेगा अभिकेंद्र बल, यहाँ पर घर्षण बल से, फ्रिक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मोड़ पर मुड़ते हैं हम, या सड़क चिकनी हो, या बारिश हुई भी हो, गीली हो रही हो, ठीक है, और तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तो जितना उस अभिकेंद्र बल चाहिए होता है उतना घर्षण बल नहीं देता, क्योंकि घर्षण बल ऑलरेडी कम हो चुका था, ठीक है। चिकनी चीजों पर, स्मूथ पर घर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से नहीं दे पाता, तो तुम्हारी बाइक फिसल जाती है। तो मोड़ पर, चिकनी मतलब ऐसे रोड पर, ठीक है, स्पीड अपनी कम कर लेनी चाहिए इसी वजह से, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो ये बातें हम वैसे लेने की फिजिक्स में करेंगे। अभी मुझे यहाँ फिर भी समझाना था कि अभिकेंद्र बल होता क्या है। जैसे दूध में डालते हैं ना, डेयरी वाले जो होते हैं, वो लगी हुई होती है मशीन, उसमें वो दूध डालते हैं, तो एक तरफ से क्रीम निकल जाती है, एक तरफ से दूध, ठीक है। तो वहां भी अभिकेंद्र बल ही कार्य करता है, ऐसा मान लो, ठीक है। वो ऐसे तो घूमता रहता है बर्तन, वो ऐसे घुमाते रहते हैं ऐसे, ठीक है। एक तरफ से जो मोटे कण होते हैं दूध के, वो एक साइड में चले जाते हैं, उसकी चौड़ी नली होती है। जो क्रीम होती है उसके बारीक कण होते हैं बिल्कुल, ठीक है, वो दूसरी साइड से निकल जाते हैं, ठीक है, उसके दूसरी नली होती है पतली। तो अभिकेंद्र बल, बात समझ में आ गई। अभिकेंद्र बल क्या है, अब कोई पूछे तुमसे अभिकेंद्र बल क्या है, तो क्या बताओगे कि जब कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और वो किसके बराबर होता है, mv² अपॉन r। और इसकी खासियत क्या है, ये किसी दूसरे बल से लेता है, अपने आप नहीं बनता है, ठीक है, किसी दूसरे बल से ले लेगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ। देखो सुनो, हम पहले यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे, थोड़ी सी अब समझ जाओगे। तो माना कि एक आवेशित कण Q, माना कि एक आवेशित कण Q v वेग से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, लंबवत प्रवेश करता है, जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है, और उसके केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है। अब तुम कहोगे सर यहाँ अभिकेंद्र बल किससे मिल लिया होगा इसे, चलो सड़क का तो समझ में आ गया कि घर्षण बल से मिल लिया था, ठीक है। यहाँ किससे मिला होगा इस अभिकेंद्र बल को, ठीक है, बल कहाँ से आया, तो मैं तुमसे कहूंगा ये अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल ना पढ़ा तुमने, यहाँ चुंबकीय ना है, चुंबकीय क्षेत्र तो है इतना एरिया, यहाँ से मिला होगा चुंबकीय बल से, वहां से ले लिया होगा। तो इसका मतलब चुंबकीय बल बराबर होगा अभिकेंद्र बल के। और चुंबकीय बल क्या पढ़ा अभी हमने, F = QVB। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, QVB = mv² अपॉन r। v से v कैंसिल हो गया, r इधर ले जाएंगे, r = mv अपॉन QV। बताओ समझ में आ गया। यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गति का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है और पूछ भी लेता है इसका। r = mv अपॉन QV। r क्या है यहाँ पर, त्रिज्या है, r क्या है यहाँ पर, त्रिज्या है, m क्या है, कण का द्रव्यमान है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, m क्या है, अब q क्या है, आवेश है, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर है, r बराबर mv अपॉन QV। बताओ याद हो जाएगा कैसे करा हमने, चुंबकीय बल को किसके बराबर कर दिया हमने, अभिकेंद्र बल के। तो F बराबर mv² अपॉन r, और चुंबकीय बल क्या होता है, चाहे b भी बना सकते हैं, यहाँ पे चुंबकीय बल किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv² अपॉन r, ये लिख देना, ठीक है। फिर दोबारा एक बार थ्योरी सुन लो पूरी। माना कि कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से लंबवत प्रवेश करता है, और वह चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है, जिससे कि उसके केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल, ब्रैकेट में लिख देना, mv² अपॉन r, ठीक है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। अतः
चुंबकीय बल इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। चुंबकीय बल किसके बराबर होता है, qv भी, इसकी जगह पे qv भी लिख दिया, v से v कट गया, r इधर ले गए तो qv बटे में चला गया, r इज इक्वल टू mv अपॉन qv। जब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम देगा तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, तो q की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं e, ठीक है, तो ये आ जाता है फॉर्मूला r इज इक्वल टू mv अपॉन ev। ऐसे तो बात एक ही जो ये है वो ये है, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन का नाम देगा तो q की जगह पर हम ही लिखते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। इसी के बाद आता है वेग फिल्टर, बोलते हैं इसे वेग फिल्टर। क्या होता है, इसी में आ जाता है, जैसे हमने लारेंजल पढ़ा था, लारेंजल कब आया था, जब वैद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो इसी पे आता है वेग फिल्टर का नियम, ठीक है। वेग फिल्टर तो v इज इक्वल टू, तुम बस ये याद रख लो, इसमें और कुछ ना है, न्यूमेरिकल आ जाता है एक आध ऑप्शन में, या तो एमसीक्यू में दे देता है या वैसे सवाल पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र इतना है, चुंबकीय क्षेत्र इतना है, ठीक है, तो वो बताइए उसकी वेलोसिटी कर दी, ठीक है। तो v बराबर e अपॉन v, e क्या है वैद्युत क्षेत्र, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र और v क्या है वेग, ठीक है। किसी को जब कोई भी कण कहाँ चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बताइए यहां तक सही है, आगे बढ़ते हैं। गतिमान, ये शायद नवा पॉइंट हुआ, देख लेना, और उन पॉइंट में हमने अगर 7-8 ऐसे डालने हो, कहीं गलती हो गई हो, ठीक है, तो सीरियल से मिला लेना, ठीक है। 8वां या 9वां पॉइंट होगा मेरा आइडिया। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक की व्याख्या, धारावाही चालक की व्याख्या, ठीक है। इसमें भी हम बल निकालेंगे, इसे भी चुंबकीय बल बोलते हैं। बात ऐसे याद रखना, जैसे कोई तुमसे चुंबकीय बल पूछे तो क्या बताओगे, F बराबर क्यू भी। लेकिन अगर कोई कहे ना किसी तार में धारा प्रवाहित की गई आई, अब बताओ चुंबकीय बल क्या है, तो पता क्या बताओगे, आई बी एल साइन थीटा। क्या बताओगे, आई बी एल साइन थीटा। अगर एंगल ना दिया हो तो आई बी एल, अगर एंगल ना दिया होगा तो आई बी एल, ठीक है। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इस टाइप से हम 3-4 फॉर्मूले पढ़ेंगे, होंगे वो सब चुंबकीय बल चुंबकीय बल चुंबकीय बल, लेकिन वो साफ साफ लिख के देगा, बेफिक्र रहो। अगर नॉर्मली चुंबकीय बल पूछे तो F बराबर क्यू भी, लेकिन वो कहे धारावाही तार के कारण बताओ चुंबकीय बल, तो फिर क्या कहोगे, तो देखो सुनो, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, सही है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें एक धारावाही तार रख दिया थीटा एंगल बनाते हुए, और इसमें क्या करा, एक धारा प्रवाहित कर दी आई, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो क्या ले ली हमने, एल। तो इस पर एक बल कार्य करने लगेगा, ये निकालना है एफ, ठीक है, ये निकालना है बल एफ। तो हमने जो रखा था इसमें एंगल जो बनाया वो क्या है, थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया। क्या है, धारावाही, क्या है, धारावाही तार, ठीक है। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक की व्याख्या, धारावाही चालक कह दो, तार कह दो, जैसा दिल करे, ठीक। अब हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो दिमाग में बिठा लो ऐसे, आई बी एल साइन थीटा, ये प्रूफ करना है। बताओ, तो सबसे पहले बात, हमने तुम्हें अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध सिखाया था इससे पिछले चैप्टर में, विद्युत धारा वाले, ठीक है। तीसरे चैप्टर में क्या था वो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद है, याद है, आई बराबर एन ई ए वी डी, इंपॉर्टेंट था, इससे ओम का नियम प्रूफ करा था हमने, याद है, होना चाहिए 100% याद। सुनो सुनो, पहले तो ये बात हम यहाँ लिख देंगे, माना कि एक तार, ठीक है, ये चालक जिसकी लंबाई एल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है। जब उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है तब ये उतार देना, क्या कहा हमने, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब आई बराबर एन ई ए वी डी, ये हम जानते हैं। बताइए यहां तक क्लियर। अब आगे सुनो, अब हम ये बताओ, एन क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है यहाँ पर, आवेश, ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल, वी डी क्या है, अनुगमन वेग, याद है अनुगमन वेग,
कल चैप्टर में पढ़ा था हमने, पिछले चैप्टर में, ठीक है। विद्युत धारा वाले अनुगमन वेग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनका जो वेग होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, VD से लिखते हैं, है ना, तो अनुगमन वेग। क्लियर, ये बात हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बल निकालेंगे, फिर पूरे चालक का आयतन निकाल लेंगे और संपूर्ण बल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मतलब समझ जाओगे, देखते रहो। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, आवेश भी कह देना चाहे, आवेश E हो, तब उस पर लगने वाला बल, तो F बराबर क्या होता है, QVB। बोलो क्लियर, F बराबर QVB। तो लेकिन मैंने कहा था जब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का नाम आ जाए तो हम क्या रखेंगे वहां पर, EVB, है ना, EVB। और क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बनाते हुए रखा हमने। अगर इसे हम तार को ऐसा रख देते लंबा बिल्कुल, तो 90 तो थीटा ना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। यहाँ तक बताइए, सही है। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो आप, कि एक इलेक्ट्रॉन भागा हुआ जा रहा है, तो उसका तो अनुगमन वेग होता है, खाली V थोड़ी ना होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, VD। अब बताओ दूसरी बात, हम जो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे F बराबर IBL साइन थीटा, अगर मैंने इसे F लिख दिया तो फिर इसे क्या लिखूंगा, ये भी तो सोचो, ये तो पूरा आपका कंप्लीट है फॉर्मूला, ये वाला लाना है। तो जब ऐसी बात आती है कोई, तो अभी हम एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है, या तो 1 कह दो या फिर डैश लगा दो, यहाँ पे कुछ और लिख दो, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला आता है उसमें अच्छा नहीं लगता। अब तुम ये बताओगे किसी को, कोई तुमसे कहेगा कि धारावाही तार है, उस सामने चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, बल बताओ, तो उससे कहोगे F डैश बराबर IBL साइन थीटा, अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए बीच में चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन लास्ट में जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो तो ऐसा होना चाहिए ना, F बराबर IBL साइन थीटा, सिंपल। तो इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मान लिया, F डैश मान लिया, कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तब उस पर लगने वाला बल, तो F बराबर QVB साइन थीटा पढ़ा था हमने, Q की जगह पे E लगा दिया, V की जगह पे VD लगा दिया, B और फिर क्या आ गया, साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, एक इलेक्ट्रॉन पर। अब एक बात बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन का बल है और ये चालक जो है इसका संपूर्ण आयतन में जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस पर अगर मैं बल पूछूं तो तुम क्या कहोगे, तो तुम कहोगे सर इसका जो आयतन है उससे गुणा कर दो, तो इसका आयतन क्या होगा, तो तुम कहोगे इसका आयतन ऐसे निकालेंगे हम, देखो लंबाई L है और क्षेत्रफल क्या है, A है, तो संपूर्ण आयतन क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। समझ रहा हो मेरी बात, तो बस ये लिखेंगे, यदि कुल आयतन किसका, चालक का, यदि चालक का कुल आयतन AL हो तब पूरे चालक पर लगने वाला बल, तो F बराबर क्या होगा, तो तुम कहोगे एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ले लो इनटू टोटल आयतन ले लो, बताओ सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या था, EVD साइन थीटा इनटू क्या है, AL। बताइए यहां तक। अब मैं तुमसे ये कहूंगा कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ चीज इस जैसी लिखी हुई है। हाँ एक बात और, जब संपूर्ण आयतन लेना है AL, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N, तो यहाँ पे हम N से और गुणा कर देंगे, सही है। यदि कुल आयतन क्या हो, NaL हो, तब पूरे चालक पर लगने वाला बल, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बताओ, पूरा तार तो ले लिया तुमने, उसका क्षेत्रफल ले लिया, लंबाई ले लिया, आयतन ले लिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ना होंगे, उसका आयतन जितना भी मोटा तार होगा, पतला होगा, तो उसका आयतन, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। तो तुम क्या करोगे कि सर उन्हें N से और गुणा कर दो, N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, N। जैसे हमने ऐसा लिखा तो हमें लगा कि यार इस जैसा फॉर्मूला तो अभी हमने कहीं पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो था। देखो NeAVD, NeAVD, ये जैसा लग गया, तो इसे हम ऐसा करके लिख लेते हैं, देखो NeAVD, और जो चीजें बची वो यहां लिख लो, क्या बचा, B बचा, L बचा और साइन थीटा बचा। बताइए ठीक है। तो NeAVD किसके बराबर है, NeAVD I है, तो क्या लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, F = IBL साइन थीटा। प्रूफ हो गया भैया, देखो कुछ ना है, एक बार समझ लो, एक और बार समझ लो, ठीक है, दूसरी बार क्लियर हो जाएगा सारी बातें। क्या है, पहले तो कोई तुमसे पूछे चुंबकीय बल क्या है, तुम कहोगे F बराबर QEB साइन थीटा, QEB क्या दोगे जब भी सही है, अगर वो कहेगा ना थीटा ना है तो QEB। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि यार कोई तार है, इसके अंदर हमने धारा भेज दी और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, अब बताओ, अब ये बताओ कि इस पर कितना बल होगा चुंबकीय,
तो अब तुम्हें ये बताना पड़ेगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा। वो पूछेगा क्या क्या है, तुम कहोगे जो धारा भेजी तुमने वो है आई, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जहां तुमने रखा है, एल क्या है, इसकी लंबाई है, और थीटा क्या है, जो तुमने एंगल बनाते हुए रखा है वो है। अगर एंगल ना दिया होगा वो कहेगा ना हमने तो लंबवत रखा है ऐसे परपेंडिकुलर पे, तो क्या हो जाएगा F बराबर आई बी एल, बस बात खत्म। ठीक है, अब आगे की बात सुन लो। हमने ऐसे ही करा, माना कि कोई चालक है जिसे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है, जिसकी लंबाई एल है और उसमें धारा आई प्रवाहित की जाती है तब, तो आई बराबर ए नहीं है बी डी, चूंकि हम ये जानते हैं। क्लियर, यहाँ तक बताओ। फिर हमने कहा यदि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एफ डैश हो तब एफ डैश बराबर ई बी डी बी साइन थीटा, कहाँ से आया है, अभी जो बता रहे हैं क्यू बी साइन थीटा, ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। आगे अब हम बोले कि यार चालक तो बहुत लंबा चौड़ा कैसे भी हो सकता है, वो तो इतना भी मान लो ये चालक है, तो इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो अलग होंगे, इसका आयतन पर निर्भर कर रहे होंगे। अगर देखो मैं छोटा सा ले लूँ, इतना बड़ा कहूँ, तो क्या होगा, इतने बड़े में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब संपूर्ण आयतन क्या है इसका, एन ए एल, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर यदि कुल आयतन एन ए एल हो तब पूरे चालक पर लगने वाला बल, तो F बराबर एफ डैश इंटू एन एल, एफ डैश क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इंटू संपूर्ण आयतन, ये आ गया। अब हमने देखा यार यहाँ पर एन भी है, ई भी है, वी डी भी है, और तो एन ई एफ वी डी को एक जगह लिखिए, बी एल साइन थीटा को अलग, जैसे ये लिखा तो इसका बराबर दिखा हमें आई के, तो आई बराबर एफ बराबर क्या आ गया, आई बी एल साइन थीटा। अब बताइए क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक करें, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है ओस्टेट का प्रयोग, 10वां पॉइंट है। या इसे भी कहते हैं गतिमान आवेशित बल से, ठीक है, धारावाही चालक पर बल क्या है, तो धारावाही चालक पर बल की व्याख्या है ना, या धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, ठीक है, धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसने बताया था ये बात हमें, ओस्टेड ने बताया था। ओस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कहा था जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बताया था। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या फिर क्या कह रहा है हमने, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा से हमें क्या देखने को मिला, चुंबक, ठीक है, मतलब ये तार चुंबक की तरह काम करने लगा। देखो फिर सुनो, ये तार था, इसमें हमने धारा भेज दी, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, ये कहने का मतलब है। उसे निकालते कैसे हैं ये भी सुन लो। अब तुम कहोगे चुंबकीय क्षेत्र में तो दो पोल होते हैं सर, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है, तो उसकी दिशा कैसे बताओगे, वहां पे तो हम बताते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। अब इसकी कैसे बताओगे, तो हम इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसका इस्तेमाल करके निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसा कोई धारा भेजी तुमने, उधर करते हैं हम अपना अंगूठा, देखो ऐसे, और उंगलियां ऐसे करते हैं, और उंगलियों को ऐसे करने के बाद कर्ल करते हैं, उंगलियों को मोड़ते हैं ऐसे, देखो जब उंगलियां अंदर की ओर आती हैं, देखो इस साइड की बात कर रहा है तो अंदर की ओर आ रही है, तो वहां पे लगाते हैं हम क्रॉस, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। और जब उंगलियां इधर को आ जाएंगी तो कैसा आ जाएगा, बाहर की ओर आ गई, तो यहाँ लगाते हैं हम डॉट। ये क्रॉस जो बताता है इसे कहते हैं हम इनवर्ड, और डॉट बताता है हमें आउटवर्ड, ठीक है, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, ठीक है। इसे इनवर्ड को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, मतलब अंदर की ओर कहती है, या फिर क्या कहते हैं नीचे की ओर, डाउनवर्ड भी बोलते हैं इसे, डाउनवर्ड, इसे कहते हैं अपवर्ड, एक ही बात है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, अभी हमने जो बनाया था चुंबकीय क्षेत्र, वहां पे हमने क्रॉस क्रॉस बना दिए थे, तो समझ गए आप चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक है, वहां में चुंबक को ऐसा बनाओ, चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे बनाओ, ठीक है। लेकिन ये क्या बताता है, क्रॉस बस अंदर की ओर है चुंबक, ये क्या बताता है, बाहर की ओर है, ऐसे बाहर की ओर,
ये क्या बता रहा है, अंदर की ओर। मतलब बात समझ में आई? क्या कहा अभी हमने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल। थंब करते हैं धारा की दिशा में। जैसे एग्जाम्पल एक और समझ लो, मान लो ये है, सवाल पूछा उसने एक आध एनसीईआरटी में है इसमें का सवाल, ठीक है, तार में धारा इस टाइप से जा रही है, वेस्ट से ईस्ट कह दे, ऐसे कुछ भी देते हैं, नॉर्थ से साउथ कह दे, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट कह दे, ऐसे करके देगा वो कहेगा इसके ऊपर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो तुम क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा कहाँ करोगे, इसकी दिशा में कर लिया, और उंगलियों को कर करोगे। तो जब यहाँ पे तो मोड़ लाए हम ऐसे करके, तो यहाँ पे तो आ गया क्रॉस, और यहाँ पे क्या आ गया डॉट। तो कहाँ क्या दोगे, अगर ऊपर की ओर पूछा क्या कहोगे, बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। अगर नीचे पूछे कि तार जो है इसके नीचे बताओ, तो क्या होगा, अंदर की ओर। बात समझ में आ गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं। अगर मान लो ऐसा करके तार करंट जा रहा हो, मैं कहूँ इस साइड में भी इस साइड में भी चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो क्या करोगे, अंगूठा नीचे ऐसे ऐसा करोगे, तो यहाँ पे आ गया क्रॉस, और यहाँ पे क्या आ गया, डॉट। ये है चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका। बहरहाल हमने क्या पढ़ा, और स्टेट ने क्या बताया था, याद रखो, अभी याद रखो लो। कैसे याद रखोगे, देखो मैं तुम्हें वैसे भी समझाऊँ। मान लो जैसे हमारे यहाँ कोई तार आ रहा है लाइट का, मोटा केबल है, कैसा भी है, वो टूट के गिर गया बीच में से, किसी वजह से जुड़ा हुआ था, टूट गया। हम उसे उठा के ऐसे करके चिपकाना देते हैं, ऐसे ऐसे चिपक जाओ। तो क्यों चिपक गया, क्यों, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। एक में तो करंट आ रहा था, मान लो इस वाले में करंट आ गया है, अभी ये बीच में से टूट गया था, जुड़ा हुआ था, टूट गया, गिर गया, इसमें करंट आ गया है, तो हमने ये वाला उठाया और आपस में ऐसे करके ऐसे चिपका दिया, तो चिपकना गया। क्यों चिपक गया, तुम कहोगे इसके अंदर क्योंकि करंट था, चुंबक थोड़ी थी, करंट था, लेकिन करंट ने क्या बना दिया, चुंबक बना दी, ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा। उसे बोलते हैं धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या क्या कहते हैं इसे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का के द्वारा हमें क्या देखने को मिला, चुंबकीय प्रभाव देखने को मिला। बात समझ में आ गई है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। क्या था वो स्टेट ने बताया था, फिर दोबारा सुनो। किसी सॉरी, धारावाही चालक, यहां से चालू कर दो, धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, यही ओस्टेट का प्रयोग है, और इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर हो गया। एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे ऐसे कहो, फ्रांस के रहने वाले थे, एक का नाम था, ठीक है, बायो, और एक का नाम था सेवर्ट। उन्होंने इसे निकाल के बताया कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किसके बराबर होता है। बहुत 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 दिन लग गए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने में। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला, वही हम निकालने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। बायो सेवर्ट का नियम, क्या कह रहे हैं हम, बायो सेवर्ट का नियम। क्या है बायो सेवर्ट का नियम, एक वैज्ञानिक है, दो वैज्ञानिक हैं, एक है बायो और एक है सेवर्ट, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने क्या करा, एक वायर लिया ऐसे करके तार, अनंत लंबाई का कैसे ले लिया, इसका बिल्कुल जो सीधा भाग कहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर दिख रहा है, ये सीधा भाग ले लिया, ठीक है। इसकी लंबाई को क्या मान लिया, डेल्टा एल मान लिया। इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताया। तो एक बात बताओ, अभी हमने कहा था वो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इधर भी होगा इधर भी, तो ये मान लिया यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ पे क्या मान लिया, डॉट। सही समझ गया होंगे, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी। अब तुम कहोगे सर इधर क्रॉस की माना, इधर डॉट की माना, तो मैं तुमसे कहूंगा राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो। तो यहाँ पे हमने देखो धारा भेज दी है, सुन लो क्या है, धारावाही चालक। चालक लिख दो, तार लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी। और क्या भेजी हमने इसमें, आई धारा जा रही थी ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा धारा ऐसे तो जा रही है ऊपर की ओर, तो राइट हैंड थंब रूल लगाया हमने, अंगूठा ऐसा करा, ऐसा करा, तो ये अंदर की ओर आ गया इनवर्ट, और यहाँ से उंगली हमारी कहा है बाहर की ओर, तो यहाँ आउटवर्ड। देखो इससे समझ लो, इससे ये करंट जा रहा है इसमें, है ना, ये वायर है कोई, इसमें मैंने अंगूठा ऐसा रखा, और ये तो इनवर्ट है ना इस साइड में, तो इनवर्ट अंदर की ओर आ गई, लेकिन इसमें कैसे खुल गई मेरी उंगली, देखो बाहर की ओर, तो ये क्या आ गई, आउटवर्ड। सही है, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर। क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जितना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इतना ही यहाँ पे होगा। हम यहाँ डेल्टा क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा लगा दिया हमने, छोटे से टुकड़े के लिए ले रहे हैं, ठीक है। जितनी दूर यहाँ से यहाँ तक होगी, उतनी दूर यहाँ से यहाँ तक होगी। थोड़े से और बड़ा कर देना, ऐसा लग रहा है वो छोटा बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। सही है भाई, ऐसे करेंगे। और इसकी लंबाई क्या है, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा। सही है। तो इन्होंने इन सब बातों से इन्होंने ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के।
मतलब जितने उसमें तुम धारा भेजोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही होगा, मतलब कम भेजोगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, ज्यादा धारा भेजोगे तो ज्यादा होगा। पहला पॉइंट ये बताया इन्होंने। दूसरा ये बताया, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, तो मैं ऐसा बताऊं जिससे तुम कभी भूलोगे ना। B इक्वल टू होता है डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इससे हिसाब लगा लगा कर मैं लिखता हूं, मुझे फॉर्मूला याद है, बायो सेवर्ट का नियम रटा हुआ होना चाहिए। डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो देखो पहले आई आया, ये सब भूल जाओ, ये कांस्टेंट है, बाद में लगाऊंगा, तो आई लिख दिया। डेल्टा L है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल्टा B अनुक्रमाती डेल्टा L है। तीसरा क्या आया, डेल्टा B अनुक्रमाती साइन थीटा के। चौथा क्या आया, डेल्टा B व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर है। r स्क्वायर तो बटे में है, r स्क्वायर है। बताओ बात समझ में आ गई, ये मतलब था कहना है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो इससे बना दोगे। बताइए यहां तक। तो अगर देखो यहां पर भी डेल्टा B, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो डेल्टा B लिख सकते हैं यहां पे, अर्थात ये भी अनुक्रमानुपाती, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बताइए अगर हम अनुक्रमाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कोष्टेंट आता है, तो यहाँ पर कोष्टेंट इन्होंने क्या लिया बायो सेवर्ट ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है। क्या है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। अब बताइए समझ में आ गया। एक बात देखो सुन लो, थोड़ी सी थ्योरी जो तुमने बनाया है डायग्राम इस पे लिख देते हैं। क्या, माना कि एक तार है अनंत लंबाई का, जिसमें हमने विद्युत धारा I प्रवाहित की है, ठीक है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सेवर्ट ने अनेक प्रयोग करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला, ये चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, मतलब क्या लिखोगे लास्ट में, यह चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। किस किस पर करता है, ये सारी बात है, इन्हें आपस में जोड़ दिया, ऐसे भी कह सकते हो, अर्थात संयुक्त करने पर इन्हें हमने आपस में क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। देखो कैसे करते हैं इकट्ठा, ये भी डेल्टा B, ये भी, ये भी, ये भी, एक ले लिया। यहाँ पे भी देखो अनुक्रमाती का साइन सब जगह ये ले लिया, आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बताइए ये हटाया साइन तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, ये याद रखना 10 की पावर -7, ये इसकी यूनिट वैल्यू होती है। म्यू नॉट क्या है, तुम्हें याद होगा विद्युत वाले चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट आया था। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पे क्या कहते होगा, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, की चुंबकशीलता है। अब बताइए बायो सेवर्ट का नियम क्लियर हो गया। किसने बताया है, बायो सेवर्ट ने। क्या लिखोगे यहाँ पे बायो सेवर्ट के नियम में, फिर दोबारा सुनो, ठीक है। पहले तो ओस्टेट का प्रयोग लिख देना, अगर मान लो 3 नंबर का आ जाए पेपर में तो पहले ओस्टेट का प्रयोग लिखना है कि कोई भी धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ओस्टेट का प्रयोग ब्रैकेट में लिख देना, ओस्टेट का प्रयोग। फिर नीचे लिखना शुरू करना, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने, ठीक है, धारावाही चालकों पर, अनेक धारावाही चालकों पर अनेक प्रयोग किए और इस आधार पर उन्होंने एक तार के छोटे टुकड़े कह दो, अवयव कह दो, डेल्टा L के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निर्भर करता है, डेल्टा B अनुक्रमाती आई, डेल्टा B अनुक्रमाती डेल्टा L, ये तो फॉर्मूला क्या आ गया, ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए वैसे भी। एक न्यूमेरिकल भी है, एग्जाम्पल लेकर आया एनसीईआरटी की बुक में, इसका क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7, ठीक है, ये होती है। बस यहाँ लगाओगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे करें। अब बात ये आती है कि ये तो चलो हमने टेढ़ा मेढ़ा सा तार लिया था, है ना। अगर हम
वृत्ताकार कुंडली ले लें, धारावाही लूप लें। क्या कह रहे हैं हम? वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या तब उत्पन्न ना होगा? ठीक है, तब भी तो चुंबकीय क्षेत्र होएगा, तो वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ऐसा करके एक कॉइल ले लेते हैं। सही करके बना लेना सीधा ऐसा। हम बोले इस केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र बताओ हमारे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र बताना है इस केंद्र पे। मान लो धारा क्या है, धारा की दिशा ये है आई, सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी होगी। ये भी मतलब ये ध्यान रखना, एरो का निशान में इधर बनना है, इधर आई, धारा ऐसे जा रही है इसमें ऐसे, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी यही बता देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर बनेगा। अगर तुमने धोखे से आई की वैल्यू मतलब इधर दिखा दिया, तुम कहोगे धारा ऐसे जा रही है सर ऐसा क्लॉकवाइज, तो पता चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाना पड़ेगा मुझे? ऐसे। बात समझ में आ गई? सुनो, इसे भी समझ लो पहले। अभी हमने तुम्हें सीधे तार के लिए बताया था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई वृत्ताकार तार होता है, मान लो करंट ऐसे जा रही है इसमें, मान लो एक तार है इसमें ऐसे जा रही है ऐसे, और इसमें ऐसे जा रही है, समझ तो रहे हो ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्लॉकवाइज, और इसे क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इनके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसके भी होगा और इसके भी होगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं कैसा होगा, उसकी दिशा क्या होगी? दोनों में धारा की दिशा अलग अलग है, तो इसका भी राइट हैंड थंब रूल ही लगता है इसमें भी। तो पता क्या करते हैं, जो करंट की दिशा होती है ऐसे, तो उस ओर हम अपनी उंगलियां कर लेते हैं। अच्छा ऐसे जा रही है, देखो ऐसे तो कह रहा हूँ ऐसे ऐसा, तो अंगूठा कहाँ की ओर आया हमारा? अंदर की ओर। तो यहाँ हम कह देंगे क्रॉस, मतलब इनवर्ड ऐसे करके, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, अब तुम कहोगे ऐसे गई, तो अब मैं क्या करूँगा? ऐसे तो करूँगा, देखो ऐसे, तो अंगूठा कहाँ की ओर आ गया? बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डॉट। मैंने तुम्हें ये बताया था जहाँ क्रॉस होता है इसे हम इनवर्ड तो कहते ही हैं, इनवर्ड, या क्या कह सकते हैं हम इसे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो कहते हैं नीचे की ओर, जैसे बना हुआ इस टाइम। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये देखो ऐसा है, तो अगर ऐसे बनाया है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया होगा? नीचे की ओर। बात समझ में आ गई है? और अगर ऐसे बना रहे हो तुम एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ आ रहा है हमारा अंगूठा? बाहर की ओर। तो इसे क्या बोलोगे तुम? आउटवर्ड, या क्या बोलोगे? अपवर्ड। एक ही बात है ना? अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। जैसे इसके लिए बनाऊंगा तो नीचे, इसके लिए बनाऊंगा तो ऊपर। तो अगर हमने इसीलिए कह रहा था कि इस पे ध्यान से बनाना, मैंने देखो ऐसे बनाया है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ऊपर की ओर। अब बता दो समझ में आ गई बात या नहीं? चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ऊपर की ओर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब क्या करें? तो अभी हमने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ के आए थे। क्या पढ़ा था हमने बायो-सेवर्ट का नियम? ये पढ़ा था कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तुम कहोगे अभी तक तो हम यही जानते हैं, हमें क्या पता इसके कारण क्या होगा? हम तो चुंबकीय क्षेत्र ये पढ़ के आए, बायो-सेवर्ट ने ये नियम दिया था, क्लियर है? तो मैं कहूँगा कि ये डेल्टा बी का मतलब क्या है? तुम कहोगे छोटे से टुकड़े के लिए था, देखो डेल्टा एल, तो इसका मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। तो मैं तुमसे कहूँगा यार इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो, ऐसे 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 नहीं कर सकते, ठीक है। और यहां से जब वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या क्या मान ली हमने? आर मान ली। तो ये जो छोटा सा कोई सा भी एक टुकड़ा ले लो, तो उसे कह दिया हमने डेल्टा एल, ठीक है। यहाँ लिख दो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब कोई वृत्त होता है उसका हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं ना, तो वृत्त मतलब सीधे तार के रूप में मिल जाता है, छोटे छोटे टुकड़े, समझ गए? तो सीधा तार छोटे छोटे टुकड़े कर हमने, सीधा मिल गया डेल्टा एल। तो तुम कहोगे सर इस डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, तो मिल तो गया, बायो-सेवर्ट का नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम है। तो मैं तुमसे कहूंगा भाई हमें इस छोटे से टुकड़े के लिए थोड़ी चाहिए, हमें तो पूरे के लिए चाहिए। अब क्या करें? तो तुम कहोगे पूरे के लिए चाहिए, तो यहाँ से बी लिख दो, बस डेल्टा हटा दो। बताओ समझ में आ रही बात? एक बात और इसके साथ साथ, जब भी हम कोई भी वृत्ताकार मतलब कोई भी चीज वृत्ताकार होती है उसके सेंटर पे खड़े होते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो थीटा को क्या लिख दें हम? 90। देखो शुरू से मैं एक बार पहले थ्योरी समझा दूं तुम्हें। माना कि जैसे लिखा हुआ इसी से बना देते हैं हम परिभाषा, पेपर में ऐसे तो आ गई कम से कम, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो क्या कहोगे? माना कि एक धारावाही लूप,
ठीक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की जा रही है, उसके केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हमने, उसके एक छोटे अवयव डेल्टा L से होकर गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से, ये भी लिख देना, बायो सेवर्ट के नियम से। बताओ ठीक है। चूंकि थीटा बराबर क्या है 90, अभी बताया था मैंने वृत्ताकार के लिए क्या होता है 90 डिग्री होता है केंद्र पर, हमेशा 90 का एंगल बनता है। तो जब डेल्टा भी बराबर क्या आ जाएगा फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन हट जाएगा। अब बताइए यहां तक। अब मैं बोला कि मुझे यार इस छोटे से टुकड़े के लिए थोड़ी चाहिए था, हमें तो पूरे ऐसे सब टुकड़े कर दो, समझ लो सबको जोड़ दो आपस में, तब पूरे के लिए चाहिए। तो तुम कहोगे कि पूरे के लिए चाहिए, क्या लिखेंगे, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या हट गया यहाँ से डेल्टा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बताओ ये डेल्टा जो है, डेल्टा किसका का मतलब क्या है, डेल्टा एल का, तो कहोगे छोटा टुकड़ा। अगर मैं इन्हें सबको प्लस प्लस करता चले जाऊं तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, समेशन डेल्टा एल, इन सबका योग, इसका मतलब ये क्या होता है योग, कि सब टुकड़ों को जोड़ते चले जाओ, और ये किसके बराबर होगा डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, ऐसे। तो तुम कहोगे तो सर वृत्त की परिधि बन गई, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्या होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। बताइए, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आया हमारा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ये वाला 2 बचा और एक आर बचा 2r। इसका मात्रक क्या बताया था हमने, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब एक बात और सुनो, यदि इसमें फेरों की संख्या बहुत सारे तार हो, एक ही तार थोड़ी ना होगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं, फेरों की संख्या n हो, तो यदि फेरों की संख्या n हो तब तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, b बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये भी तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए वृत्ताकार के लिए। कैसे निकाला हमने, बायो सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करके। क्या था बायो सेवर्ट का नियम, ये हमें किसके लिए निकालना था, धारावाही लूप कह दे या फिर कुंडली कह दे, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो हमने एक छोटे से टुकड़े के लिए हम जानते थे बायो सेवर्ट के नियम से, फिर हमने ये करा पूरे के लिए निकाल लिया। तो लेकिन जैसे बायो सेवर्ट का नियम लगाया, केंद्र पर थीटा की वैल्यू क्या होती है 90, तो ये हट गया। यहाँ तक बताओ सही है। उसके बाद क्या करा हमने, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से डेल्टा हटा दिया, यहाँ से डेल्टा हटाने के लिए क्या कर दिया हमने, सिग्मा कर दिया डेल्टा है। इसका मतलब क्या होता है, पूरे पार्ट का, ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इन सबका योग, और इन सबके योग करने से मिलता है हमें वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 को हमने काटा तो 2 बार कट गया, ठीक है, आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा म्यू नॉट आई, नीचे क्या बचा 2 बचा और आर बचा, तो क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यदि फेरों की संख्या n हो तब b बराबर क्या आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है। ये हमारा वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब हम अगला टॉपिक है हमारा अनंत लंबाई के धारावाही सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। देखिए सुनो, बायो सेवर्ट में हमने क्या करा था, बायो सेवर्ट में ऐसे टेढ़ा सा तार था, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और फिर हमने क्या करा, एक था सर्कुलर लूप वृत्ताकार धारावाही कुंडली, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, क्या आया था b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब क्या है, अब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लें सीधा, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित कर दें, क्या है धारावाही तार, इसके निकट चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो मान लो इसके निकट हमने चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर r दूरी पर b है, ये निकालना, तो बराबर होगा, बिल्कुल ऐसे तो होगा सब जगह सेम। तो बस इसे डायरेक्टली याद रख लेना, वैसे ही आगे हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। b जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के, i पर निर्भर करता है, और b जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के।
जब हम इन्हें आपस में कंबाइंड करते हैं तो बी, देखो ये भी अनुपाती, ये भी I/R, क्या लिखेंगे यहाँ पे, संयुक्त करने पर। तो B इक्वल टू, यहाँ पे जो अनुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, μ0/2π I/R। ये भी याद रखना क्या होता है इसकी यूनिट, टेस्ला कह दो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कह दो। बस वहां पे क्या आया था पाइथागोरस के नियम में, ये ध्यान रखना, μ0/4π आया था, यहाँ पे क्या आता है 2π। क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो सुनो यहाँ पे जो लिखना है, माने कि एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, सीधा तार है, उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित कर जाती है, तो उससे r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, निर्भर करता है नंबर 1, नंबर 2 उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के, उसमें दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात तो समझ आ रही होगी, उल्टा क्यों कहा हमने, देखो I का मतलब ये होता है जितनी करंट तुम इधर फ्लो करोगे, जितना ज्यादा करंट दोगे इतने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी दूरी पर तुम जाके खड़े हो जाओगे चुंबकीय क्षेत्र इतना कम होता रहेगा। मान लो ये धारा है, इसमें धारावाही तार है, इसमें करंट जा रही है, इसके पास में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा, अब कम और कम और कम, बिल्कुल खत्म हो जाएगा थोड़ी दूर हो जाके। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो जब दूरी बढ़ रही है चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया ये। बताओ समझ में आ गया। तुम्हें तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक तो बायो-सेवर्ट का नियम, B = μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r²। दूसरा क्या, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, B = μ0 Ni/2r। वो अलग बात है, न दिया होगा तो n हटा दो। तीसरा क्या है, सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, B = μ0/2π I/r। μ0/2π की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, μ0/2π की 2 × 10⁻⁷। क्यों, कहाँ से आई पता है, उसी से μ0/4π बराबर होता था 10⁻⁷। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2π, 2 इधर चला गया, μ0/2π बराबर क्या आ गया, 2 × 10⁻⁷। बात समझ में आ गई। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे I की वैल्यू देगा वो ये रख देंगे, R की देगा यहाँ रख देंगे, और इसकी वैल्यू का लगा देंगे ये, ठीक है, आंसर आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। मतलब क्या ले लें हम, दो तार ले लें समांतर और धारावाही हो, उनमें धारा प्रवाहित कर दें, उनके बीच हमें क्या निकालना है, बल। इसे भी हम चुंबकीय बल बोलेंगे। देखो अब तक चुंबकीय बल तीसरा आ गया है, एक क्या था, खाली चुंबकीय बल F = QEB sin θ। एक था धारा भेजी हमने तार में, ठीक है, उसे कहाँ रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो क्या आया था, F = IBL sin θ। और तीसरा ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखो सुनो, दो तार थे हैं, ये इनमें हमने धारा भेज दी। तो इसमें धारा दो तरह से भेज सकते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन में, इसमें I1 और इसमें क्या हो गया I2, ठीक है, तब इनके बीच बल लगेगा। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में भेजें तो ये भी देख लो, एक इधर भेज दें और एक इधर I2, तब भी इनके बीच बल लगेगा। लेकिन यहाँ पे आकर्षण होगा और यहाँ पे प्रतिकर्षण। देखो कैसे, मतलब देखो राइट हैंड थंब रूल, ऐसा बाहर की ओर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया होगा, डॉट। राइट हैंड थंब रूल कैसे, क्रॉस आ गया, इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ क्रॉस, इस वाली धारा की वजह से इस वाले क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न डॉट। तो एक दूसरे में क्या होगा, आकर्षण। तो यहाँ पे होगा आकर्षण, कौन सा बल लग रहा होगा, यहाँ पे आकर्षण। यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। देखो राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये अंदर की ओर, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं ऐसे अंदर की ओर, तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो क्या आया होगा, प्रतिकर्षण। बात समझ में आ गई। हर हाल में बल तो लग रहा है, लेकिन अगर कोई पूछे आकर्षण कब होगा, तो जब धारा की दिशा कैसी होगी, दोनों तारों में सेम होगी, तो आकर्षण का बल। और धारा की दिशा मतलब कैसी होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी धारा की दिशा, तो प्रतिकर्षण। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो बहरहाल हम बना नहीं भेजते कहते हैं, देखो करंट इस वाले में ऐसे भेजते हैं हम, इसे हम इस टाइप से लगाते हैं, करंट कैसी जाए, सेम चली जाए ऐसे।
लग रहा है इनके बीच इस टाइम? आकर्षण का, चिपकने का। देखो तो इनके बीच तार ऐसे थे बिल्कुल पैरेलल, लेकिन क्या होने लगे, चिपकने लगे जब हमने इन्हें ऐसा करंट दिया। देखो बड़ा साइन है प्लस, ये माइनस, तो करंट ऐसे तो जाएगी, ऐसे जाने के बाद कुछ इधर चली गई कुछ इधर, इसमें जो गई I1, इसमें जो गई I2, धारा की दिशा कैसी होगी, सेम। तो ये आपस में तार क्या करेंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने बीच में यहाँ पे वो लगा दिया स्टैंड, इसे स्टैंड बोलते हैं, तो जिसकी वजह से एक दूसरे को ना चिपके, एक दूसरे की ओर आकर्षित ना हो। बताओ, यही वजह होती है जब खंबे, तुमने देखा होगा खंभों में मोटे मोटे जो तार आते हैं 11,000 वोल्ट की लाइन, उनके बीच में लकड़ी का कुछ ऐसी चीज बांधी होती है, कुछ अलग पदार्थ है ना, लकड़ी कोई ऐसा प्लास्टिक का डंडा, क्या, जिसकी वजह से वो आपस में ना चिपके। ठीक है, जब समांतर, तो नहीं तो हमने इसमें समांतर थे, इनमें आकर वो लगा कौन सा, आकर्षण बल, तो ये दोनों चिपकने की कोशिश करेंगे। ये तार ऐसे रखे थे ऐसे, लेकिन जैसी बल लगा इनमें धारा इसमें भी ऊपर की और इसमें भी, तो क्या करेंगे, आप पास पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पास पास ना आए तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे और यहाँ पर बीच में इधर उधर, ठीक है, कोई भी इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर मतलब अचालक पदार्थ लगा दिया जिसकी वजह से चिपके ना, नहीं तो फॉल्ट हो जाएगा। तो ये मतलब होता है। तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, अब चाहे ये वाला बल हो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का, हमें तो फोर्स निकालना ही है। तो इसलिए हम ये कहते हैं बच्चों से कि भाई यही डायग्राम बना दो, ये समझा दिया हमने तुम्हें, दूसरा भी ये बना देना दोनों, क्लियर है। ये बात यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना कि दो समांतर तार हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, या ऐसे कहें तो जिनके बीच की दूरी r है, ठीक है, दोनों में धारा I1 व I2 प्रवाहित की जाती हैं, तब उनके बीच एक बल लगने लगता है, चुंबकीय बल, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ मुझे, देखो यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा और इसमें भी, इसके कारण इसमें और इसके कारण इसमें, तो ऐसे तो आया है इधर, यहाँ पे मान लो ये, और इसके कारण कहाँ आ गया होगा, बाहर की ओर, है ना, इसके कारण भी है। कौन सा बल लग रहा है, ये इधर की ओर आकर्षित हो रहे हो और ये इधर की ओर। बताओ बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, बल एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, F बल ये लगा रहा है, F बल ये। अब एक बात बताओ, हमें चुंबकीय बल निकालना है, हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर, जब हमने धारा भेजी थी किसी तार में तो F बराबर क्या आया था, I/BL sin थीटा, ये पढ़ा था, ठीक है। अब अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, अनंत लंबाई का सीधा तार है कोई, उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है ये B बराबर μ0/2 पाई I/r। बताओ बात समझ में आ रही है। तो हम इसमें करेंगे क्या, बस ये ध्यान में बिठा लो दिमाग में अपने, क्या, ध्यान से, एक तार के कारण तो निकाल लेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे तार के कारण निकाल लेंगे हम चुंबकीय बल, और इन्हें आपस में क्या कर देंगे, हम कंबाइंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बस हो गया। नया समझ में, सुनो, जब हमने दो तारों में धारा प्रवाहित कर दी, ठीक, तो इन दोनों के बीच क्या निकालना है, चुंबकीय बल। तो बल तो दोनों सेम ही लगा रहा हूँ, जितना ये लगा रहा होगा इधर की और इतना ये लगा रहा होगा, तो एक ही तो बात हो गई। तो एक तार के कारण क्या निकालेंगे हम, चुंबकीय बल, और एक तार के कारण क्या निकालेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र। दोनों को आपस में मिला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो गया। सुनो भी, क्या लिखा हमने, फिर दोबारा सुनो। माना कि दो समांतर तार हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक है, और उनमें विद्युत धारा I1 व I2 प्रवाहित की जाती है, जिनके कारण उनके बीच उत्पन्न एक चुंबकीय बल हमें ज्ञात करना है। अब सुनो, तार, इसके कारण इसका नाम रख दो, AB और इसका नाम रख दो CD। तार AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, तो B बराबर μ0/2 पाई I होना। अब तुम कहोगे सर इसमें तार में जो धारा है वो तो I1 है, तो I1 लिख दो, क्लियर। अब क्या कहेंगे, तार CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल, तो तुम कहोगे उसमें तो तार में जो धारा है वो तो I2 है, तो मैं कहूँगा I2 लिख दो, F बराबर I2BL sin थीटा। ये B की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे रख दो, क्या लिख दो, समीकरण 1 से B का मान रखने पर, तो यहाँ पे रख दो, तो F बराबर क्या आ गया, I2, B की जगह पर क्या आ गया, μ0/2 पाई I1/r, ठीक है, B की, और इंटू L sin थीटा। इस तरीके से लिख लो, तरीके से मतलब जो चीज कांस्टेंट है उन्हें पहले लिख लो, μ0/2 पाई I2 और ये I1 ये है,
तो I1 I2 अपॉन R इंटू एल। बता सही है यहाँ तक? एक बात और, बल्कि यहाँ साइन थीटा यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखने की जरूरत है ना, क्यों? क्योंकि लिख देंगे साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। क्यों? थीटा बराबर क्या है यहाँ पे 90। तो ध्यान से देखो, धारा ये जा रही है ऊपर की ओर, बल इधर को जा रहा है, तो कितना एंगल बन गया 90 का। एक दूसरे के बीच कितना एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, बल इधर है और चुंबकीय क्षेत्र देख रहा हो अंदर की ओर है 90 का। ये जो थीटा होता है आइडियल साइन थीटा, ये थीटा जो होता है एल और बी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो एफ इधर जा रहा है और बी अंदर की बाहर की ओर है, यहाँ पे बाहर की ओर, तो अब भी 90, देखो ऐसा रख दो 90, या ऐसे समझ लो अंदर की ओर है और ये इधर जा रहा है, तब भी क्या होगा 90। इसे देखो ऐसे समझ लो, इस वाले को समझो, इस वाले को ऐसा, कितने का एंगल बन गया 90। इस वाले को समझो ऐसा, ये अंदर की ओर हो गया 90। ठीक है, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो ये तो हट गया, तो एफ बराबर क्या आ गया हमारे, इसे ऊपर लिख देता हूँ। एफ बराबर क्या था, I2BL साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, थीटा इज इक्वल टू, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 का मान क्या हो गया 1, तो I2BL सही है। ये b की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी, b समीकरण 1 से b का मान रखने पर, तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया। वैसे तो ये आंसर नहीं हो गया फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हो गया न्यूटन। अगर चाहो तो इसे यहाँ पे ले जाते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में न्यूटन प्रति मीटर मतलब F अपॉन L पूछ लेता है। ठीक है, कि उसका फोर्स के मान प्रति मीटर बताइए, किसी भी बल का मान, चुंबकीय बल का मान प्रति मीटर क्या होगा। ठीक है, तो L को कहाँ पहुँचा देंगे हम, यहाँ पर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी इस टाइम, न्यूटन प्रति मीटर। बताइए बात समझ में आ गई? क्या था, दो समांतर, दो कैसे तार ले लिया हमने, समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। खाली बल कह दे या चुंबकीय बल कह दे तब भी यही है, मैंने बता चुका हूं तुम्हें। फिर चुंबकीय बल एक तो होता है F बराबर QB साइन थीटा, एक होता है IBL साइन थीटा, और एक होता है जब दो तार आ जाए उनमें धारा प्रवाहित कर दे, तो ये होता है F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। इसी से निकलती है एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा इसी फॉर्मूले से आती है भाई। एक कैसे, देखो सुनो, ये बहुत पूछा गया, एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ये इसी में जोड़ देता है इसी सवाल में कि एम्पियर की परिभाषा लिखिए। एम्पियर की परिभाषा कैसे, देखो फॉर्मूला ये तो है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये दो तार थे है ना, इनके बीच की दूरी क्या थी, R थी। तो फॉर्मूला आया था हमारा F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये तो आया था फॉर्मूला, हमें एम्पियर की परिभाषा बनानी है। तो उस कंडीशन में मान लो कि दोनों तारों में धारा क्या हो, I हो, सेम भेज दे, मतलब I1 बराबर I2 बराबर I, मतलब यदि I1 बराबर I2 बराबर I हो, तो F बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी जगह पे भी I, इसकी जगह पर भी I, क्या आ जाएगा I स्क्वायर है ना, अपॉन R इंटू L। बता, इसका आ गया। अगर हम I बराबर 1 मान ले, ठीक है, I बराबर 1 मतलब 1 एम्पियर रखते हैं, ठीक है, L बराबर 1 मीटर मान ले, तार की लंबाई क्या ले लें 1 मीटर की, R बराबर 1 मान ले, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या ले लें 1 मीटर। तो ये बताओ F किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर ही तो हो जाएगा बस। और इसकी वैल्यू क्या बताई थी हमने, ये तो, इसका मतलब ये हुआ अगर हम दो तार लें और प्रत्येक की लंबाई क्या हो, उसकी L हो, 1 मीटर हो, मतलब दो तार लें 1 मीटर लंबाई के ले लिए, उनके बीच की जो दूरी है ये वो भी 1 मीटर हो, ठीक है, ले ली। तो अब उनके बीच जो बल लगे, और उसमें कितने एम्पियर की धारा भेजें हम, 1 एम्पियर की धारा भेज दें, इसमें भी एक एक, ठीक है। तो हम देखेंगे इनके बीच जो बल लग रहा होगा वो कितने न्यूटन का होगा, 2 गुणा 10⁻⁻⁷ न्यूटन का होगा। क्लियर हो गया, समझ में आई बात? तो इसी से परिभाषा बना देंगे, क्या बनाएंगे, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि दो समांतर धारावाही तारों को 1 मीटर दूर रखने पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न
कर देती है, जबकि तार की लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो। यह है वही परिभाषा। अगर पेपर में आए एम्पीयर की परिभाषा लिखिए 1 नंबर में, तो एक पूरी लाइन लिख देंगे कि एक, मगर याद ऐसे रखोगे, ये इसका क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया है ना। इससे क्या हो गया, हमें पता चल गया, फील हो गया कि कैसे हमने इसका वैल्यू निकाली। कभी I1 बराबर I2 बराबर I लिख दिया, तो यहाँ क्या हो गया I स्क्वायर L अपॉन R, ठीक है। I बराबर 1 एम्पियर भेज दिया हमने यहाँ, तो 1, L बराबर 1 यहाँ पर भी है, R बराबर 1 यहाँ पर भी है, तो ये तो सब 1 1 1 1 हो गया। तो क्या बचा है बराबर ये किसके बराबर होता है, 2 गुणा 10 - 7, तो F इक्वल टू 2 गुणा 10 - 7। तो क्या मतलब हुआ इसका, कहाँ से आ गया है बल, मैं पूछूं तो तुम कहोगे सर जब करंट भेजा था तुमने 2 तारों में 1 1 एम्पियर की, तब इनके बीच बल बना है। तो हमने इसकी परिभाषा बना दी कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि 2 समांतर धारावाही तारों के को 1 मीटर दूर रखने पर 2 गुणा 10 - 7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है, जबकि तार की लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो। तार की लंबाई भी 1 रखी है। बताइए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर चले, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इंपॉर्टेंट है वैसे भी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, बल युग्म का आघूर्ण। इसमें हमें ये प्रूफ करना है टो बराबर NIAB sin थीटा। ये प्रूफ करके दिखाना है, टो बराबर NIAB sin थीटा। मतलब क्या हुआ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हमने एक आयताकार लूप रख दिया। देखो समझो, इसके लिए 2 चित्र बनाएंगे हम। ऐसा ये सही है। आयताकार लूप ले लिया हमने एक, ABCD। इसे हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, ऐसे करके जाएगा धारावाही आयताकार लूप। ये तो कहा उसने एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसे ABCD कह दिया हमने, आयताकार लूप को रख दिया। इस पर क्या लेना लगा, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म पहले भी आ चुका है, ऐसा टॉपिक है ना, बल युग्म का आघूर्ण वो आया था वैद्युत ध्रुव में। तो टो बराबर PE sin थीटा याद है। इसमें भी हम बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे, मतलब बलों का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, 2 बल लगेंगे। कैसे, देखो एक तो इधर की ओर बल लगेगा F1, इधर की ओर बल लगेगा F2, इधर की ओर बल लगेगा F3, और एक इधर लगेगा बल F4। ये F3 और F4 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण, समान और विपरीत होने के कारण कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये दोनों बल युग्म बनाएंगे, युग्म मतलब जोड़ा, और इसे घुमाने की कोशिश करेंगे ऐसे। बात समझ में आ गई। अब ये जो जब आयताकार है, कैसा रूप है, आयताकार, तो आयताकार में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई को हम A मान लेंगे और चौड़ाई को B मान लेंगे, ठीक है। लंबाई क्या मान ली इसकी हमने, बराबर, ठीक है, L। लंबाई को क्या मान लिया हमने L, और चौड़ाई को B, ठीक है। L फॉर लेंथ और B क्या होता है, ब्रीथ। ब्रीथ मतलब चौड़ाई, ठीक है, वो ले लेंगे। लंबाई और चौड़ाई ये ले ली आयताकार लूप की, ठीक है। तो इस पर जो बल लगा F1 और F2, तो ये बताओ ये क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IBL। बताइए तो होगी, जैसे हम क्या कहते हैं IBL, सही है। ये हो गई इसकी वैल्यू F बराबर F1 F2 बराबर IBL, ठीक है। ये निकाल लिया। अब बात ये आती है, हमें निकालना बल आघूर्ण। तो तुम लोगों सर बल तो पता चल गया हमें, लेकिन बल आघूर्ण जो होता है वो तो इसके बराबर होता है। बल आघूर्ण क्या होता है बताओ, बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। बल होना चाहिए, ये आ गया। लंबवत दूरी कहाँ से लाएं,
तो उसके लिए दिख रहा है, तो मैं टेढ़ा हुआ हुआ सर थोड़ा सा ऐसे ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए दूसरा चित्र फिर बनेगा, चाहे ऊपर नीचे ऐसे बना देना जैसे मैं बना रहा हूँ, या फिर साइड में बना देना उधर, ठीक है ऐसा। तो इसे हमने ऐसे करके बना दिया। एक बात बताओ, ये कितनी है चौड़ाई? इसकी चौड़ाई बी तो मानी है ना, बी, तो ये हो गई बी, ठीक है। हमें निकालना है लंब, तो लंब कितना होगा ये बता दो। तो लंब यही तो है, ये होगा, ये बताओ, ठीक है। अब ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर दिया बात। अगर मैं एंगल यहाँ पर बना दूं थीटा, तो लंब क्या होगा, ये हो जाएगा, सही है। अगर मैं एंगल यहाँ बना दूं तो क्या होगा, ये होगा। ये तो होता है क्योंकि एंगल जो बनता है हमेशा, कोण जो बनता है कर्ण और आधार के बीच बनता है, तीसरी भुजा जो होती है वो होती है लंब। तो ये बताओ ये कितना होगा। तो तुम कहोगे सर कर्ण पता है हमें, लंब निकालना है, एंगल ही पता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब हमें निकालना है, कर्ण कितना दिया बी, और बी इधर ले जाओ, बी साइन थीटा इज इक्वल टू लंब। तो ये क्या आ गया, बी साइन थीटा, लंब निकल के आ गया। तो अब बस यहाँ लगा देंगे बल। बल की वैल्यू कितनी है, F1 लिख दो या F2, दोनों की वैल्यू क्या है, आई बी एल। लंब दूरी क्या है, बी साइन थीटा। तो एक बात बताओ, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है, क्षेत्रफल नहीं होता। तो आई बी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एल गुणा बी साइन थीटा। तो क्या आ गया, एल गुणा बी, चूंकि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, तो यह क्या आ जाएगा, आई बी ए साइन थीटा। बताओ यहां तक। लेकिन अब एक बात बताओ, ये हमने लूप लिया है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखे आयताकार लूप, क्या है लूप। लूप में अगर कई सारे फेरे दिए हो तो ठीक है, कोई है तो कुंडली, तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, टो इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख देंगे, n से बस गुणा कर दो यहाँ पर, लेकिन लिखना है ऐसा, टो इज इक्वल टू n आई ए बी साइन थीटा। ये तो लिखा था, देखो मैंने पूरा मिला लो, n से क्या करा हमने, मल्टीप्लाई कर दी, तो टो बराबर n आई ए बी साइन थीटा। बताइए क्लियर हो गया। क्या था ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया अभी, रखिए आयताकार लूप पर, आयताकार लूप ले लिया, ठीक है, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। यहाँ ये भी कह सकते हैं धारावाही आयताकार लूप पर, धारावाही आयताकार लूप पर, इसमें क्योंकि धारा भेजी हमने आई, ठीक है, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो हमने एक आयताकार जब लूप लिया, तो आयताकार का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। ये बात देखो थोड़ी सी थ्योरी समझ लो। माना कि एक आयताकार लूप ए बी सी डी है, जिसे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है, कुछ टेढ़ा करके ऐसे, ठीक है, जिस पर एक बल युग्म, ठीक है, कार्य करने लगता है, F1 व F2, ठीक है, F3 व F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, समान व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यदि उसकी लंबाई, आयताकार लूप की लंबाई L और चौड़ाई क्या हो, B हो, लंबाई L और चौड़ाई B हो, तब चुंबकीय बल F बराबर आई बी एल, धारावाही तार के कारण जो बल होता है चुंबकीय, आई बी एल ही तो होता है, ठीक है। तो F1 बराबर F2 बराबर आई बी एल। अब हमने सोचा बल तो हमने निकाल लिया, हमें निकालना है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी के। तो क्या आया, तो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल आई बी एल, तो लंबवत दूरी कैसे निकाली हमने, इससे सहारा लेके, पर ये दिया है लंब निकाल लिया, बी साइन थीटा, किससे, साइन थीटा से, ठीक है। तो बी साइन थीटा हमने देखा, लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर होती है, ए के क्षेत्रफल के, तो इसकी जगह पर आ गया ए, तो टो बराबर आ गया आई बी ए साइन थीटा। हमने फिर लिखा यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, तो टो बराबर n आई ए बी साइन थीटा। ये तुम्हें याद रखना है, अगले टॉपिक में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे धारामापी में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा धारामापी। जिसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, धारा मापी, जैसे वैसे तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा धारा को नापना, ठीक है, वैसे डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। धारा मापी का मतलब क्या है, यहाँ पे धारा का पता करता है कि कितनी है। जब हम इसे रूपांतरित मतलब चेंज करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, ठीक है, मीटर में,
और वोल्टमीटर में, इसी से बनता है। तो पहले गैल्वेनोमीटर समझ लो, इंपॉर्टेंट है वो। तो क्या लिखोगे, धारा मापी वह उपकरण, धारा मापी आ जाए पेपर में लिख के, ये भी सुन लो। चल कुंडली धारा मापी आ जाए, किलकित चल कुंडली धारा मापी, कुछ भी आ जाए इन तीनों में से, तो मैं तो यही बातें लिखनी है। धारा मापी वह उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को डिटेक्ट करने में, मतलब पता करने में, ज्ञात करने में और उसे मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आ गई। उसके नीचे आता है संरचना। संरचना में क्या करते हैं हम, एक लोहे की रोड ले लेते हैं, इसके दोनों तरफ हम मैग्नेट लगा देते हैं आयताकार, ऐसे, ठीक, बराबर बराबर लेना, ऐसा लग रहा है वो बड़ी हो गई है ना, तो जितनी ये है इतनी ये लेना, ऐसा, ठीक है, बराबर। और इसमें हम बिल्कुल यहाँ पर ऐसे करके एक धुरी लगा देते हैं, ठीक है, जैसे हम घुमा सकते हैं। जैसे तुमने देखा हो बच्चों की खिलौने वाली जो गाड़ी आती है उसमें चाबी ना भरते हैं वैसे करके, ऐसे कमानी होती है ना, वो है ये। और यहाँ पर हम तांबे के अनेक घेरे लपेट देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं स्केल, ऐसा, जो हमें धारा को बताता है कि धारा है या नहीं। बात समझ में आ गई, क्लियर लगा देते हैं, बताइए, ठीक है। दूसरी बात, इसे कहते हैं चुंबक है जब, तो ये नॉर्थ पोल लेते हैं इधर, और इधर लेते हैं हम साउथ पोल, ऐसे करके रख देते हैं। ये थोड़ी कि इसमें साउथ ना होगा, साउथ इस साइड में होगा, समझ रहे हो, नॉर्थ ले लिया, इसी साइड में ऐसे ये साउथ लिया हमने, और इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ऐसे करके रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र में जो धारा वो होती है, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा है, वो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो इधर हम ऐसे करके ये दिखा देते हैं, जितनी है दिखाओ इधर, बस ये याद रखना, इतनी इधर दिखाना, 1 2 3 4 5 6 7 इधर दिखा देना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और 7, मतलब डायरेक्शन समझ में आ गई, नॉर्थ से साउथ की ओर, इधर से जाती भी दिखाई हमने, और कहाँ की ओर जा रही है, साउथ की ओर, ठीक है। यहाँ तक बताइए, बस इनके नाम रख दो, क्या है ये दोनों, ये क्या चीजें वाली हो रही है, चुंबक हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, जो बनाया हमने, संकेतांक, संकेतांक हो गया, संकेतांक मतलब इंडिकेटर, जो इंडिकेट कर दिया है। और ये जो बनाया हमने, ये क्या है, पूरा ये पैमाना हो गया, ये क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, कुंडली हो गई, बहुत सारे तार कॉपर के लपेट दी, ठीक है, इसे धुरी बोलते हैं, पुली की तरह काम करता है, एसपी हो गई, ठीक है। और ये क्या है, लोहे की किरोड़ हो गई, लो भाई बन गया गैल्वेनोमीटर, क्लियर है। सुनो एक बार, ये बातें हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें नर्म लोहे की किरोड़ लेकर उस पर तांबे के अनेक घेरे लपेट दिए जाते हैं, और इसको नॉर्थ और साउथ के बीच, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बीच लटका दिया जाता है, और इसका संबंध संकेतांक के द्वारा एक पैमाने से कर दिया जाता है, ठीक है। बताइए, यहाँ तक ये रचना हो गई इसकी। उसके बाद आता है कार्यविधि, क्या है कार्यविधि। तो एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा था बल युग्म का आघूर्ण, जब ये घूमेगी तो क्या लगेगा, इसमें बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण। तो टो बराबर क्या आया था, NIAB sin थीटा, इसे कह दो इक्वेशन हम बता नहीं जानते हैं, तो ये बात यहाँ पे लिख देंगे। यदि गैल्वेनोमीटर में धारा आई हो, ठीक है, और मतलब कोई भी लूप हो दुनिया का, ये जो कुंडली है कोई भी लूप हो, उस पर जो बल आघूर्ण लगता है वो ये होता है। तो ये बातें कर दो, यदि लूप में फेरो की संख्या n हो, धारा आई हो, क्षेत्रफल हो लूप का, और बीच चुंबकीय क्षेत्र हो, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, बताइए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। उसके बाद अब एक बात बताओ, जैसे ये कुंडली घूमने लगी, ठीक है, तो इस पर एक बल आघूर्ण अपने आप फिर कार्य करेगा, जो कि इसे पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करता है। मतलब
एक बात बताओ, जैसे हमने वही खिलौने वाली की गाड़ी गाड़ी की मिसाल दी थी अभी हमने एग्जाम्पल बच्चों की, उसमें हमने चाबी भर दी ऐसे करके खूब बैठ दी और उसे छोड़ दिया, तो जब वो चलने लगती है ठीक है तो क्या होगा, वो वापस ना रहेगा। इसका मतलब जितना तुमने बलाघूर लगाया था, उसे घुमाया था, उतनी बलाघूर वापस आया, जिसने उसे बैलेंस कर दिया और आगे जाके वो रुक गई। बात समझ में आ रही है? ऐसी है इसमें बलाघूर कार्य करने लगता है, तो उसमें हम ये लिखेंगे कार्यविधि में संरचना हो गई थी, कार्यविधि चल रही है इस टाइम हमारी कार्य विधि। संरचना में ये बात बताई हमने जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम ये वाली बात तो जानते थे। अब हमने क्या कहा कि जैसे ही कुंडली घूमना प्रारंभ करती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि उसको संतुलन अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, टाउ इजिकल टू के फाई, ये लिख देते हैं यहाँ पे, टाउ इजिकल टू के फाई। फाई जो है यहाँ पे इसे बोलते हैं एठन, एठन कहते हैं, विक्षेपण कोण कहते हैं। जब हम विक्षेपण ऐसे ऐठ है ना, ऐसे उसे चाबी में चाबी भर रहे हैं, तो ये हो गया फाई क्या है यहाँ पे, एठन है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये बैलेंस करेगा, संतुलन में लाएगा, तो ये जो टो होगा किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के, तो के बराबर टो बराबर के फाई की वैल्यू यहाँ रख दो। क्या कहते हो, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, ठीक है। यहाँ पे फिर वही बात आती है कि साइन थीटा, थीटा है, हमने कहा था जब कोई भी चीज वृत्ताकार होती है, गोल होती है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो साइन तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया था, यहाँ पर ही हमें ये लिखना चाहिए, या थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू एन आई ए बी, इसे करो समीकरण, तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दो एन आई ए बी, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं, ठीक है, धारा और फाई में विक्षेपण कोण जो है उसमें क्या संबंध है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आई एन ए बी अपॉन के भी एक नियतांक है, के जो है क्या है, एक नियतांक कांस्टेंट है। ये जो टो है वो विक्षेपण पर डिपेंड करता है, ऐठने पर, कि भाई तुम कितना ऐठ रहे हो। अगर तुम देखो खुद सोचो, चाबी है खिलौने वाली गाड़ी में, तुमने हल्के से ऐठी है, तो उस पर जो बलाघूर्ण लगा वो हल्के से लगा, थोड़ी सी चलेगी, एकदम बैलेंस कर देगा और रोक देगा। लेकिन तुमने ज्यादा ऐठ दी तो बलाघूर्ण भी ज्यादा लगेगा, है ना, कुछ देर तक चलेगी वो आगे। तो इसलिए जो होता है टो, ये फाई पर क्या करता है, फाई का अनुक्रमाती होता है, लेकिन जब हम अनुक्रमाती चिन्ह डालते हैं कोष्टेंट आ जाता है के, जिसे हम बल नियतांक भी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, ये सब चीजें तो कोष्टेंट हो गई, नहीं बस समझ में, फाई इज इक्वल टू आई एन ए बी अपॉन के, क्या है कोष्टेंट, कैसे। एक बात बताओ, जब तुमने कुंडली में फेरों की संख्या ली है, जो फेरे दिखाए इसमें मैंने 3 दिखाए, मान लो 50 है 500 है, तो इतने रहेंगे, वो थोड़ी बदल जाएंगे, तो इसका मतलब एन कोष्टेंट। फिर ए है उसका कुंडली का क्षेत्रफल, वो कोष्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र कोष्टेंट, जो तुमने लगा दिया फिक्स होता है, फिक्स चुंबकीय क्षेत्र है फिक्स, ठीक है। के क्या है, ये कोष्टेंट था ही, तो इसका मतलब ये सब चीजें कोष्टेंट। तो फाई जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आई पर, फाई अनुक्रमाती आई। बताइए बात समझ में आ गई, ये होता है। तो अर्थात कुंडली में उत्पन्न विक्षेपण, ठीक है, किसके बाद, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। इसी में हम पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इससे हम धारा नहीं नापते हैं, इसे हम चेंज करते हैं धारा नापने के लिए, इसे बना लेते हैं किसके रूप में, अमीटर के रूप में या फिर वोल्ट मीटर के रूप में, इसी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है इसके साथ साथ जोड़ के कि धारा मापी किसे कहते हैं, इसे अमीटर में परिवर्तित कीजिए। बात समझ में आ गई, यह कह देता है वोल्ट मीटर में परिवर्तित कीजिए। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, इसी से रिलेटेड, ठीक है, धारा मापी से ही रिलेटेड, गैल्वेनोमीटर। पहला पॉइंट है हमारा इसी का, नंबर 1, धारा मापी के अंदर ही, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी को किसमें बदलना हमें, अमीटर में, ठीक है। तो देखो सुनो, ये धारा मापी है,
इसे जी कह देते हैं, ठीक है। ये लेकर आए तुम मेरे पास, ना सर आप कह रहे थे कि इससे हम धारा को नाप नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि कितनी करंट है। लो इसे धारा को नापने के लिए बनाना कैसे बनेगा, तो मैं तुमसे कहूँगा लाओ, और इसमें हम पता क्या लगाते हैं, मैं लूंगा तुमसे धारा मापी, ले ली, धारा मापी बना दी मैंने, ठीक है। मैं एक छोटा सा प्रतिरोध, क्या कह रहा हूँ मैं, छोटा प्रतिरोध, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। शंट का नाम आए तो समझ लो किसकी बात हो रही, छोटे से प्रतिरोध की। और जब भी शंट का नाम आए तो ये भी याद रख लो, समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आध न्यूमेरिकल भी आया हुआ एनसीईआरटी की बुक में ही, उसमें उसने कहा है कि शंट इतने ओम का है, तो अब तुम्हें खुद समझना, अच्छा इसका मतलब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर प्रतिरोध कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में, तो शंट का नाम आ गया, तो कैसे जोड़ दिया हमने, समांतर क्रम में। जो तुम धारा मापी मेरे पास ले आए हैं उसे मैंने ऐसे जोड़ दिया, लो भाई। और इसे क्या कहते हैं, हम शंट को एस से लिखते हैं, छोटा सा प्रतिरोध होता है बहुत, और इसे हम कैसे जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में। तो एक बात बताओ, यहाँ से जो धारा जा रही थी टोटल वो क्या थी, आई। अब जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगी तो दो जगह बटेगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें, तो जो धारा मापी में जाती है उसकी धारा को कहते हैं हम आई जी, और जो इधर को जाती है उसे कह देते हैं, आप खुद ही बताओ क्या बचेगी, आई में से आई जी इधर चलेगी, तो इसमें कितनी गई होगी, आई माइनस आई जी, क्लियर है। और दोनों यहाँ से मिलेंगी और यहाँ से फिर आई निकल जाएगी, तो इसका मतलब इतना पार्ट इसका क्या हो गया, जिसे बोलते हैं अमीटर। बताइए इस बात समझ में आ गई। सुनो थोड़ी सी परिभाषा सुन लो, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण यही तो कहा था। तो पहले तो अमीटर के बारे में थोड़ी सी बात लिखनी है तुम्हें। अमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अमीटर को किसी भी परिपथ में नापने के लिए धारा को, अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात तो तुमने लिख दी अमीटर के बारे में, ये भी याद रख लो, ये अलग कह रहा हूँ मैं। जब धारा मापी को अमीटर में बदलेंगे तो उसके साथ हम शंट लगाएंगे, समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगा देंगे। लेकिन धारा मापी हमेशा किसी भी परिपथ में किसके साथ जुड़ी जाती है, श्रेणी क्रम में। ये भी याद रखना, मतलब देखो सुनो, इसे भी सुन लो, धारा मापी लगाया कैसे जाती है। मान लो ये बल्ब जल रहा था, ये बैटरी है, बैटरी से जला रही थी, तुम बोले सर ये कितने एम्पीयर की करंट ले रहा होगा बल्ब, मैं कहूँगा लाओ मुझे अमीटर ला दे, तो तुमने अमीटर ला दिया, तो उसे यहाँ पे लगा दूंगा। इसके भी दो सिंबल होते हैं, मीटर को ऐसे तो लिखते हैं ऐसा, ये माइनस एक प्लस, जो माइनस होगा उसे माइनस के साथ ही माइनस ही दो देखो ऐसे, तो ये माइनस हो गया इसका और ये प्लस, ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो ये बना दिया हमने, यहाँ पे एरो होता है वैसे है ना, लेकिन एमीटर का सिंबल होता है, ये बता देगा कभी 2 एम्पियर ले रहा है, 3 ले रहा है बल्ब। बात समझ में आ गई। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है मीटर, ये भी याद रखना। और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर भी हम अगला टॉपिक करेंगे, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। पहले ये समझ लो, बात समझ में आ गई, ठीक है। सुनिए क्या हो गया, पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ चाहे नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। अमीटर वह उपकरण है जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा को माप सकता है, ठीक है, या जिसके सहायता से धारा को माप लेते हैं। क्लियर। फिर क्या कहोगे, न्यू लाइन में आओगे, न्यू लाइन से लिखना शुरू करोगे। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ एक शंट, ब्रैकेट में लिख दें, छोटा प्रतिरोध एस लगा दिया जाता, समांतर क्रम में लगा दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो हम कह चुके कि समांतर क्रम ही है, शंट है तो समांतर क्रम है, मगर आज से याद रखना आगे के लिए, ठीक है। लगा दिया जाता है। यदि पूरे परिपथ में धारा आई हो, तब धारा मापी में धारा यदि आई जी हो, तब शंट में धारा आई माइनस आई जी होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताइए, जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या चीज समान रहती है, विभव। इसका और इसका विभव क्या होगा, समान होगा, मतलब जो इसका विभव होगा वही इसका विभव होगा, ऐसे तो कहोगे। मतलब गैल्वेनोमीटर का विभव बराबर होगा इसका विभव, ये तो तुम्हें पता होगा। श्रेणी क्रम में क्या चीज समान रहती है, धारा, और इसमें क्या समान रहता है, समांतर क्रम में विभव। तो V G इक्वल टू VS, और V बराबर क्या होता है, ओम के नियम पर पहुंच जाओगे ना, V बराबर क्या होता है IR, तो इसका मैं पूछूंगा क्या बताओगे, IG, इसके प्रतिरोध को G कह दिया भाई हमने, ठीक है। इक्वल टू इसका क्या होगा, तुम कहोगे, लेकिन इसमें जो धारा गई थी धारा मापी में वो क्या थी, IG, तो IG इंटू G, VS बराबर क्या हो जाएगा, तुम कहोगे IR, तो इसमें I कितनी है, I माइनस IG इंटू S, बताइए ठीक है। हमें तो S निकालना है, S इक्वल टू हो जाएगा IG अपॉन I माइनस IG, इंटू में क्या है G,
ये इसका फॉर्मूला है भाई, इस पर न्यूमेरिकल लिया जाता है बोर्ड में, इस फॉर्मूले पर, ये इससे अगले वाला जो आगा वोल्ट मीटर में उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या है? S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। तो इसका मतलब ये होता है धारा मापी को अमीटर में रूपांतरण में ये इस बात पे निर्भर करता है, S का मान इस बात पे निर्भर करता है कि तुम्हें कितने मीटर कितनी एम्पियर की धारा नापना चाहते हो। तुमने देखा हो कोई छोटा सा होता है बस 5 एम्पियर तक नाप रहा है, जैसे मोबाइल वालों के पास होती है ना छोटी सी पीले कलर की मशीन देखी होगी तुमने ना, अच्छा 2 एम्पियर 3 एम्पियर बस 4-5 एम्पियर तक। कोई बड़ी होती है जो 10 एम्पियर 20 एम्पियर 100 एम्पियर की भी धारा नापता है अमीटर। अमीटर भी अलग अलग होता है, तो किस पे डिपेंड करती है वाली बात? इस पर, एस पर। ठीक है, ये बताइए बात समझ में आ गई? धारा मापी का मीटर में रूपांतरण। धारा मापी वह उपकरण है जो परिपथ में बहने वाली धारा को माप सकता है। क्लियर? न्यू लाइन से लिखोगे धारा मापी अमीटर वह उपकरण है जो परिपथ में बहने वाली धारा को नाप सकता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक छोटे से प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा दिया जाता है, जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतिरोध S होता है। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यदि धारा मापी का प्रतिरोध G हो और इसमें बहने वाली धारा IG हो तब, ठीक है, समांतर क्रम में क्या होते हैं? विभव समान रहते हैं। Vg इक्वल टू Vs। Vg की वैल्यू कैसे निकाली हमने? ओम का नियम से। V इक्वल टू IR। इसमें कितना करंट है? IG। इसका प्रतिरोध कितना है? G। तो V बराबर IR। इसी इक्वल टू इसका वैल्यू क्या निकालिए? IG और IR होता है, तो इसमें क्या है? I माइनस IG और इसका प्रतिरोध क्या है? S। तो S इधर रहने दिया है, दोनों चीजें कहाँ ले गए हम? इसके अपॉन में ले गए, आंसर हमारा आ गया। तो यह था धारा मापी को अमीटर में बदलना। अब आता है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब तुम फिर दोबारा सुनोगे, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। अब तो मेरे पास धारा मापी है, तुमने सर इसे वोल्ट मीटर में बदल देना। वोल्ट मीटर तो समझते हो, वोल्टेज नापना, स्टेबलाइजर। तो तुम मेरे पास क्या लेगा है? धारा मापी। इसका प्रतिरोध क्या है? G है, ये लिया है। तुम बोले सर इसे बदलना, वोल्ट मीटर में स्टेबलाइजर बनाना। तो पता क्या करूँगा? भारी मतलब बड़ा प्रतिरोध। अभी क्या लिया था हमने? छोटा, जिसे हमने शंट बोलते हैं। अब बड़ा प्रतिरोध लूंगा और इसे श्रेणी क्रम में लगा दूंगा, R। और इसका क्या था? धारा मापी का प्रतिरोध G। यहाँ से जो धारा जाती है, मैंने कहा था जो धारा मापी में धारा जाए उसे IG कहा गया। तो इतना एरिया पता क्या बन गया? इतना एरिया क्या बोलेंगे सर? लो भाई, वोल्ट मीटर बनके तैयार होगी। तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर लाए थे और मैंने उसे किस में बदल दिया? उसके साथ में श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? बहुत बड़ा प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, क्या बन गया वो? वोल्ट मीटर। लिखोगे इसमें भी पहले थोड़ी सी परिभाषा ही कि वोल्ट मीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम वोल्टेज को या विभव को नाप लेते हैं, परिपथ में बहने वाले विभव को नाप लेते हैं। क्लियर? और ये सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन? वोल्ट मीटर। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर। जैसे सुनो, जैसे कोई बल्ब जल रहा है, तुम बोले सर ये कितने वोल्ट ले रहा होगा बल्ब, ये बता दो हमें। तो मैं तुमसे कहूँगा लाओ वोल्ट मीटर दो। जैसे तुमने वोल्ट मीटर दिया, मैंने यहाँ लगा दिया। समांतर क्रम ना होगी इसके साथ, प्लस है तो ये प्लस होता है, इसमें है माइनस होता है, प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ। तो वोल्ट मीटर ऐसे करके जोड़ा जाता है किसी परिपथ में समांतर क्रम में। हमारे घरों में जो स्टेबलाइजर होते हैं तो समांतर क्रम में तो होते हैं, जो सबकी वोल्टेज बता रहा है। अगर 5 पंखे चल रहा है तो तुमको सर ये भी 250 वोल्टेज, ये भी 250, ये भी 250 पे चल रहा। अगर तुम 250 की वोल्टेज की लाइट आ रही है तो, अगर 220 आ रही है तो तुम 220 का होगे। ठीक है, क्लियर है? अब बात यह है कि हमें बनाना कैसा है। तो मैंने अभी तक क्या बताया तुम्हें? वोल्ट मीटर बता दिया। वोल्ट मीटर वह उपकरण है जो विभव को नापता है और ये परिपथ के साथ हमेशा कैसे लगाया जाता है? कैसे लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब बात आई धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलेंगे कैसे। तो फिर उसके न्यू लाइन से हम ये लिखेंगे, माना कि एक धारा मापी है जिसका प्रतिरोध G है। ठीक है, इसको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध R लगा दिया जाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। जैसे हमने ये लगाया, मुझे एक बात बताओ, ये भी और ये भी आपस में क्या है? श्रेणी क्रम है। जब श्रेणी क्रम होती है तो धारा समान रहती है। क्लियर है? धारा समान रहती है। अब मैं तुमसे पूछूं, धारा तो जो इसकी होगी वो इसकी होगी। ठीक है, अब कैसे निकालें? तो वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, तो V इक्वल टू, अगर मैं एक साथ कहूँ V इक्वल टू IR होता है, तो IG, क्योंकि जो इसकी धारा है वो इसमें होगी IG। अब मैं कहूँ R क्या होगा, तो तुम कहोगे सर दोनों प्रतिरोध को जोड़ लो, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2। 2 है तो 2, 3 होता तो R3 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है। इसका प्रतिरोध है G और इसका प्रतिरोध है R, तो G प्लस R। बताओ ठीक है?
तो वी आई जी अगर मैं इसके बटे में ले जाऊं, आई जी इजिकल टू क्या आएगा, जी प्लस आर, या आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई जी माइनस जी। यह जी ऐसे इधर आके कैसा हो गया माइनस का, ठीक है। तो आर का मान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें कितने वोल्टेज नापने हैं, कितने वोल्ट के तेज का स्टेबलाइजर बनाना है, वो ये होता है आर की वैल्यू। इस सहारे, इसके सूत्र के सहारे हम निकाल लेंगे। यहाँ तक बताइए क्लियर हो गया। ये चैप्टर हमारा यहीं पर होता है समाप्त, ठीक है। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, ठीक है, थैंक यू।